हैव फेथ इन योर सेल्फ, एक कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो दैट कैन दैट विल ऑलवेज कीप यू वर्किंग, दैट वोंट लेट यू डाउन ऐसे कि नहीं होगा या कुछ. तो कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी आई वुड से. Hi hello everyone, welcome to Kamai TV Toppers, an initiative by Unacademy. मेरा नाम है प्रणव and I'm an educator of biology on Unacademy. और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं. We have Pamni Maheshwari with us, all India rank 78 with a score of 700 out of 720. So यार सबसे पहले तो most welcome to Kamai TV Toppers. ठीक है. So how is this feeling after such an amazing achievement यार? पहले ये बताओ मुझे. I can't express it in words, sir. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. It's like a dream come true for me. Okay. Because I've seen videos और फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे को इधर जाना है, मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मेरे को भी बुलाए और मैं भी इंटरव्यू दूँ. So it is a dream come true for me. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो फिर सब कुछ बताना जो तुम वीडियो में सुनना चाह रहे थे. आज एकदम हम भी जानना चाहेंगे तुम्हारी पूरी जर्नी को. बिफोर आई स्टार्ट इनटू योर जर्नी स्पेसिफिकली, मुझे ये बताया सबसे पहले कि व्हाई ओनली मेडिकल एज अ प्रोफेशन, क्यों चुना इस फील्ड को? सर बायो जो सब्जेक्ट है वो बहुत पसंद है मेरे को. इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. ह्यूमन बॉडी एंड जो एनाटमी फिजियोलॉजी है उसमें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है मेरे को. एंड स्टार्टिंग से ही आई हैव बीन वाचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब अबाउट डिसेक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स. सो एक वो था कि मेरे को ये स्टडी करना है, आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट इट. तो आई थॉट कि व्हाट बेटर वे देन बिकमिंग अ डॉक्टर. आई गेट टू स्टडी इट एज वेल एंड टू गिव बैक टू माई सोसाइटी एज वेल. That's great. So you're fascinated basically yes, about this. Yes, I am absolutely fascinated by the machinery of the human bodies. That is really great. तो इसका मतलब फिर कोई ट्रांजिशन में डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी जो हम यूजुअली 10th में आकर के फेस करते हैं कि क्या चूज़ करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, सारा ही चूज़ कर लेते हैं. ये वाली कभी दुविधा आई थी मन में? नहीं सर, वो दुविधा ऐसे नहीं थी क्योंकि मेरा 8-9 से ही डिसाइडेड था कि मेरे को लेना तो बायो ही है. अच्छा. सो इनफैक्ट 10th to 11th जो मेजर चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी वो मेरे बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोविड उसी साल सेट इन हुआ था एंड ICSE बोर्ड था मेरा. सो आई स्टिल हैड 4 papers left. And I was constantly in that 2 minds कि वो 4 पेपर होंगे कि नहीं, should I study for them or not. तो नीट का तो इतना कुछ ध्यान में आया नहीं, थोड़ा बहुत I had started बाद में, बट ऐसे कुछ ध्यान में नहीं आया इतना. ओके दैट्स ग्रेट. तो अब आते हैं पूरी 11th और 12th की डिटेल जर्नी को तुम्हारी समझते हैं. और इसको समझने के लिए मैं पहले तुम्हें सब्जेक्ट वाइज लेकर के चलूँगा. ठीक है. तो फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा बायोलॉजी रहा है शुरू से, सो विल स्टार्ट विद बायोलॉजी. सो इस बार कितना स्कोर किया तुमने? 350 out of 360. 350. एक वो बोनस जो मिलना चाहिए था एनाटॉमी वाला उसको छोड़ दो तो 355 out of 360. अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसको रख ही देते हैं साइड में. ये भी अच्छे ही नंबर है, खराब नहीं है, ग्रेट अचीवमेंट. तो यार ये बताओ, अब तुमने बताया कि बहुत फिजियोलॉजी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती थी, बाकी पार्ट्स ही कुछ है ना इंटरेस्टिंग सेक्शंस आते थे, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं याद करने को. डाइवर्सिटी भी आई होगी, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री में रहता है, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल भी आ गए होंगे, इकोलॉजी के डेट्स भी आ गए होंगे. तो इस पार्ट को तुमने कैसे टैकल किया? सो मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम 11th का स्टार्टिंग. तो एकदम डिटेल में उसमें जो मेन जो चैप्टर्स थे स्टार्टिंग में, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें इतना इशू नहीं गया अंटिल द पॉइंट आई केम टू किंगडम फंगाई. किंगडम फंगाई में आए बहुत सारे एग्जाम्पल और तब एकदम फिर वो बोलते ना बौखला गए तो वो हुआ कि अब इतने सारे एग्जाम्पल कैसे करूँ मैं. सो देन आई थॉट कि I don't know, I'll watch some video maybe, I'll watch some pictures. So then I started linking pictures with words कि ये kingdom के अंदर ये pictures हैं and these pictures से ये नाम हैं इनके. उससे स्टार्ट किया, थोड़े बनाए भी, मतलब मेरी नोट्स में एक्चुअली टोड स्टूल और ब्रैकेट फंगाई के डायग्राम्स बनाए हैं मैंने, प्रॉपर कलर करके बनाए हैं. सो वो किया, फिर वो भी हो गया धीरे धीरे. देन मेजर हर्डल वाज मॉर्फो. मॉर्फो में आ गए फिर से बहुत सारे एग्जाम्पल, बिकॉज एनसीईआरटी में इतने नहीं है, फिर भी दे डू आस्क एग्जाम्पल्स, तो थोड़े और करने ही थे. सो देन आई थॉट कि अब इन्हें लिख के देखते हैं
कि ये चीज़ है, और मैंने वो 2-3 बार लिखे फिर, देन वो हुआ, एंड प्लस वो रिपीटेड रिविजन से टुवर्ड्स द एंड उसमें कॉन्फिडेंस आ गया धीरे धीरे। अच्छा। डेफिनेटली 11th के स्टार्टिंग में जब वो कर ही रहे थे वो चैप्टर, तब इतना कॉन्फिडेंस उस पर नहीं था, इवन दो मैंने 2-3 बार लिख लिया था, बट फिर भी ऐसा था यार कभी कुछ भूल गई तो क्या होगा। सो देन आई थॉट कि वो सोचने से अच्छा उसको रिवाइज करते जाते जैसा है, एंड देन उसके बाद तो ये एक एडवांटेज हो जाता है MCQs का, क्योंकि आपको एकदम से उसे क्लिक हो वो ज़रूरी नहीं है, यू कैन लुक एट द ऑप्शंस एंड एलिमिनेट दैट वे। राइट। सो इसलिए आई वाज नॉट बहुत ज़्यादा वरीड कि यार कुछ याद नहीं आया तो क्या होगा। आई थॉट कि ऑप्शन से वी कैन मेक आउट उसमें, मतलब इतना तो पढ़ लिए कि कुछ ना कुछ तो कर ही कर लेंगे वैसा था। बट येस डेफिनेटली टुवर्ड्स एंड ऑफ 11th उस पे कॉन्फिडेंस आ गया था वो चैप्टर पे। ठीक है, सो दैट्स अ ग्रेट टेक्निक। लिखते लिखते क्योंकि काफी लोग ना खोजते रहते हैं कि कुछ सीक्रेट टेक्निक मिल जाए एकदम से, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ है नहीं सर, ऐसे सीक्रेट टेक्निक नहीं है वो। आई वुड से कि ना थोड़ा खुद को भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें क्या सूट करता है। मतलब वो पिक्चर वाला कि ड्रॉ करके करूँ, वो मेरे को थोड़ा बहुत ही सूट किया, सो दैट्स व्हाई आई वेंट टू राइटिंग, एंड देन एट अ लेटर स्टेज आई इवन वेंट टू रिकॉर्डिंग ऑडियोज ऑफ माइन, एंड देन आई यूज्ड टू लिसन टू देम। ओके, इस पे थोड़ा एलाबोरेट करना, क्या करते थे एग्जैक्टली? सो जैसे ह्यूमन फिजियो का जो था, सो उसमें आई यूज्ड टू से द एंटायर चैप्टर, जो मेरे को याद था। अच्छा। मैं वो मेन फैक्ट स्टेट करती थी और उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी अपना। ओके। एंड देन आई यूज्ड टू लिसन टू दैट, एंड NCERT खोल के बैठती थी, एंड देन आई यूज्ड टू डू अ फैक्ट चेक कि मेरे को जो मैंने बोला है वो इसमें से सही है कि नहीं, कौन सा पॉइंट मिस हुआ है, कौन सा पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। सो वो मेरा इन अ वे 3 times एक बार में ही रिविजन हो जाता था। बिल्कुल। क्योंकि एक बार मैं बोल रही हूँ तब मेरे को फिर से सोचना पड़ रहा है हाँ क्या क्या है, दूसरी बार जब मैं वापस ऑडियो सुन रही हूँ, और तीसरी बार जब मैं NCERT से चेक कर रही हूँ, तो वो एक काइंड ऑफ रिविजन था मेरा। एंड देन आई यूज्ड टू हाईलाइट दोस पॉइंट्स जो मैंने मिस आउट कर दिए हैं, या जो थोड़े गलत बोल दिए हैं, तो उसका आई यूज्ड टू टेक स्पेशल नोट ऑफ दोस पॉइंट्स। अच्छा, तो ये तो सुपर एफिशिएंट टेक्निक हो गया, और मेरे हिसाब से CTLT पर ये पहली बार ऐसी टेक्निक आई है हमारे सामने कि वॉइस रिकॉर्डिंग करके डबल चेक करके उसको पढ़ना। दैट्स रियली ग्रेट, और मेरे हिसाब से इससे तुम्हें रिटेंशन में भी काफ़ी मदद मिली होगी। यस सर। सो मेरे साथ कैसा था कि NCERT रटो तो शुरू से ही सुना था, बट मेरे को फिर भी ऐसा था कि नहीं यार रटना मे भी ज़रूरी नहीं है, रिपीटेड रीडिंग से तो हो जाएगा काम। और मैंने 11th आप सेल तक मैंने वैसे ही चलाया उसे, बार बार रीड करती थी चैप्टर। बट देन फिर आई रियलाइज जैसे जैसे टेस्ट दिए कि यार एकदम जब कुछ लाइन पिकअप आ जाता है डायरेक्ट NCERT से, तो मेरी गड़बड़ हो जाती है। सो देन आई फेल्ट कि यार अब थोड़ा ना मेरे को इसे रटना शुरू करना पड़ेगा, नॉट रटना बट यस थोड़ा लाइन्स को और ध्यान से याद रखना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड दैट ऑडियो का थोड़ा। तो अगर मैं रिकॉर्ड नहीं भी करती थी तो भी आई यूज्ड टू से इट 2-3 बार मन में, एंड देन आई यूज्ड टू चेक कि व्हाट आई हैव सेड इज राइट और नॉट। दैट इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेट। ठीक है, सो बायोलॉजी को लेकर के इतना तो मैं समझ गया कि तुमने रिटेंशन का बहुत ही सुंदर टेक्निक इवॉल्व कर रखा है ना। अच्छा, अब इस पे आता हूँ कि चलो बायोलॉजी रिटेन तो पूरा कर लिए, लेकिन बार बार थ्योरी पढ़ने से अच्छा तुम क्या प्रेफर करोगे, प्रैक्टिस करना कि बार बार जो तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है जैसे उनको सुन के रिवाइज करना? अगर बायोलॉजी को मैं रिवीजन की बात करता हूँ, क्या प्रेफर करोगे तुम? सर आई वुड स्टिल प्रेफर NCERT को जाके वापस रीड करना। मतलब अब वो बोलने में बहुत ईजी लगता है, बट आई हैव बीन थ्रू दिस कि एंड में ना आके बोर हो जाते हो आप। वो चैप्टर अब इतनी बार रिवाइज कर लिया है आपने, अब आपको वो वापस करने की इच्छा नहीं होती। यू फील दैट आई नो एवरीथिंग, बट दिस इज़ वन थिंग आई हैव नोटिस्ड विद NCERT। अब उसे ब्यूटी कहो या मिस्ट्री कहो, जो भी कहो, बट आप जितनी भी बार NCERT पढ़ोगे आपको एक ना एक लाइन कोई तो नई मिलेगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी है। बिल्कुल, वो हिडन लैंग्वेज में लिखी है। एंड आई टुवर्ड्स द एंड आई गॉट सो स्कैर्ड कि यार अभी भी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। पता पड़ा नीट में वही लाइन आई जो मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो क्या होगा? सो दैट्स व्हाई आई फील NCERT, गो बैक टू NCERT एंड मल्टीपल रीडिंग्स। मतलब मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई यूज्ड टू यूज दोस शॉर्ट नोट्स एज वेल। बट एंड में आई वेंट एंड रेड NCERT। 3 घंटे बैठ के मैंने वो NCERT रीड की है, बट की है मैंने बिकॉज आई नो दैट वो बुक में से ही आना है फाइनली। सो आई वुड से कि अपने नोट्स से भी ज़्यादा NCERT को इम्पोर्टेंस दो। भगवान है एक नीट एस्पिरेंट के लिए, बस भगवत गीता है वो तुम्हारी, उसे पकड़ के बैठे रहो। जितनी बार दर्शन कराओ उतना फायदा। ठीक है, दैट्स अमेजिंग।
अच्छा ठीक है, तो एनसीईआरटी वाली बात तो ये तो मैंने ठीक मान ली, लेकिन यार एक बात बताओ, अभी हमने पेपर का ट्रेंड देख रहे थे, हमने 2020 का पेपर देखा, 21 का पेपर देखा, बिल्कुल भाव नहीं दिया गया बायो को, लेकिन अचानक है ना अभी 2022 का पेपर बहुत ही अच्छा आ गया। सो ये तुमने एक्सपेक्ट किया था इस सिचुएशन को? बिकॉज हम तो पढ़ाई रहे तो हमने तो उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा आ सकता है, लेकिन वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट फिर भी दिमाग में रहता है ना कि हाँ भाई बायो तो चलो ठीक है हो जाएगी। लेकिन फिर जब ऐसा पेपर आया तो तुमने इस सिचुएशन में क्या थोड़ा सा पैनिक वगैरह हुआ या कैसे मैनेज किया तुमने इसको? मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बायो में इतने स्टेटमेंट बेस्ड अजर्शन रीजन आएंगे ये पता था, बट इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड घुमा फिरा के क्वेश्चंस इतना आई हैडंट एक्सपेक्टेड। तो थोड़ा सा इनिशियली व्हेन आई वाज डूइंग बॉटनी तो एक साथ मेरे 2-3 क्वेश्चन पे मेरे सर्कल हो गया कि यार ये तो नहीं आ रहा क्वेश्चन। फिर हुआ ऐसे थोड़ा पैनिक बटन प्रेस हुआ एंड देन आई वाज लाइक कि यार अब क्या करूँ, बट देन फिर आई पॉज्ड फॉर अ सेकंड एंड आई थॉट एनसीईआरटी एनटीए इज मॉकिंग मी कि भाई तुम्हें लगता है तुम एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना नहीं सकते हो, ये लो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, सारे स्टेटमेंट डाल दिए सारे स्टेटमेंट डाल दिए बिल्कुल। एंड देन आई थॉट कि इफ एनटीए इज मॉकिंग मी ऐसे आई शुड टेक इट एज अ चैलेंज, सो आई थॉट ओके आई विल लीव दिस फॉर नाउ एंड आई कम बैक एंड में एंड आई रिव्यू इट फिर से शांत दिमाग से फिर से सोचूंगी उस पर। एक टेंटेटिव 2 ऑप्शंस पे अगर मेरे को वो है डाउट तो वो दोनों टिक कर लिए कि इन दोनों में से डिसाइड करना है मेरे को। अच्छा। बट देन उससे फाइनली छोड़ के वापस एंड में आई मैं वो उस पे। सो दैट इज हाउ आई टैकल्ड बायो। टेकिंग एट अ चैलेंज वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर रुक जाते वहां पर भी, काफी लोगों का इस बार ये हुआ पेपर में कि 2 क्वेश्चन पे अटक गए, पेपर ही नहीं हो पाया। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा ऐसा था बायो में जो भी मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे मैंने, तो मैं यूजुअली 45-50 मिनट्स में बायो ख़त्म कर देती थी विथ बबलिंग। सो पूरा बबलिंग एंड बायो करके 50 मिनट्स मैक्स टू मैक्स इज व्हाट आई नीडेड। बट उस समय मेरे को 1 घंटा लग गया एंड आई वाज लाइक यार मेरे को 10 मिनट ज़्यादा लग गए, कभी फिजिक्स डिफिकल्ट हुआ तो मेरी तो वाट लग गई इसमें एकदम। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये जो नहीं आ रहे क्वेश्चंस इन्हें छोड़ के जो आ रहे हैं वो कर लेती हूँ। एंड थैंकफुली फिजिक्स वाज इजी, वो जल्दी हो गया, सो आई कुड कम बैक टू देम एंड रिव्यू देम अच्छे से। बिल्कुल, दैट इज अमेजिंग। अच्छा, इसके बाद मैं आगे आता हूँ। अब तुमने बायोलॉजी को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब तो कर लिया, अब मुझे ये बताओ क्या कोई स्पेसिफिक बुक्स तुमने फॉलो करी, क्या बोलते हैं बायोलॉजी में एनसीईआरटी छोड़ करके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ फॉलो किया तो स्पेसिफाई कर दो सारी ऑडियंस के लिए। सर प्रैक्टिस के लिए आई यूज्ड टू डू एमटीजी फिंगर टिप्स जो है, क्योंकि उसमें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बट आई वुड से इग्नोर दोस। जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें से तुम्हें कितने आते हैं वो देखो मेनली। एंड उसमें थोड़े हायर लेवल के भी एक हॉट्स करके एक सेक्शन है, तो उससे थोड़ी तुम्हारी एप्लीकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। एंड स्पेशली फॉर मी व्हेन आई हैड टू गिव केवीपीआई तो वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। ओके, और बुक में सिर्फ एनसीईआरटी, कहीं बाहर नहीं घूम रहे थे? नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी सेंट्रिक से इतने शानदार स्कोर तुम लेकर के आए। एमटीजी फिंगर टिप्स कभी कभार ये कर लेती, पियर्सन की जो बुक आती थी वो कर लेती थी मैं। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। तुमने अभी केवीपीवाई का मेंशन किया एंड तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक क्या था ये भी मेंशन कर दो एक बार यहाँ पर केवीपीवाई में। सो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 156 इन केवीपीवाई। ओके, तो हम इसको भी यहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं। तो तुमने ये 11th में दिया कि 12th में दिया केवीपीवाई? सर मैंने केवीपीवाई 12th में दिया। 12th में दिया। सो यार इसके लिए कोई डिफरेंट, अब तो खैर केवीपीवाई एबॉलिश हो गया है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के कोई स्पेसिफिक टिप्स ट्रिक्स तुम बताना चाहो, क्योंकि ये भी एक ऑल इंडिया लेवल पर तुम्हारी रैंकिंग को बताता है ना, कि कहाँ स्टैंड करो, अपना स्टेटस चेक हो जाता है एक तरीके से। तो इसको लेकर के क्या तुम बताना चाहो केवीपीवाई को लेकर के? सो सर मेरा मेन पर्पस जो केवीपीवाई देने का था वो ये था कि एक नेशनल लेवल पे एग्जाम कैसे होती है एंड वेयर यू स्टैंड उसका एक आइडिया आ जाता। सो दैट वेज मैंने जेई मेंस का भी फॉर्म भरा था, बट मैंने जेई मेंस दी नहीं थी क्योंकि वो नीट, मेरा जो अटेम्प्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट वो नीट के जस्ट थोड़े समय पहले था। सो कीपिंग इन माइंड कोविड एंड एवरीथिंग आई डिडंट गो फॉर दैट जेई मेंस वाला अटेम्प्ट। बट नाउ दैट केवीपीवाई इज नॉट देयर, आई वुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू गो फॉर जेई मेंस। तुम जरूरी नहीं है मैथ्स करके आओ, मैथ्स छोड़ दो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री जितना आता है उतना तो देखो। एंड केवीपीवाई हुई, जेई मेंस हुआ, कोई भी एग्जाम हुई, ओलंपियाड हुआ, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर दैट। मतलब बेस बुक्स तुम्हारी एनसीईआरटी ही रहेंगी। सो नाउ दैट यू हैव स्टडीड दोस, जस्ट हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि केवीपीवाई जैसी एग्जाम वाजंट टेस्टिंग योर बुकिश नॉलेज, इट वाज टेस्टिंग हाउ यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज, राइट? एग्जैक्टली। सो बेस अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो एप्लीकेशन अपने आप आ जाता है। एंड आई वुड से कीप द अप्रोच सिंपल। मतलब केवीपीवाई के 2 मार्कर क्वेश्चंस में भी
मैंने कुछ चीज़ें सुनी ही नहीं थी। एक क्वेश्चन ऐसा था, मैंने वो क्वेश्चन के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, बट बस सिंपल रेशियो निकाल के मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड वो मेरा सही आ गया, 2 मार्क का क्वेश्चन। एंड वही यू नो सम पीपल थॉट कि यार ये क्वेश्चन इतना ईजी कैसे हो सकता है, एंड कुछ दूसरा दिमाग लगा के गलत कर दिया उन्होंने। सो कीप द अप्रोच सिंपल इज अ गुड स्ट्रैटेजी आई फील। बाकी यस, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली। मैंने तो सिर्फ बायो और केम का एनसीईआरटी करके गई थी, और सच बताऊँ तो फिजिक्स तो मैं भगवान भरोसे छोड़ के गई थी। उसके बाद भी आ गए नंबर अच्छे खासे? उसके बाद भी आ गए, क्योंकि मेरे को पता था कि केवीपीवाई का जो फिजिक्स है वो थोड़ा सा एक नॉच लेवल हायर है नीट के उससे। लेकिन वही है ना ओवरऑल कि अगर बेस अगर स्ट्रांग है तो चाहे कुछ भी पूछ लो, वो बेस अप्लाई करके तुम कुछ भी बना सकते हो। एग्जैक्टली। एंड देन कैसा है, ऑप्शन एलिमिनेशन ऑलवेज, मतलब 99% ऑफ द टाइम इट वर्क्स। बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करोगे तो इट वर्क्स, नहीं तो नहीं वर्क। लॉजिकल एलिमिनेशन की बात है। सो मैंने फिर उसे ऐसे किया था कि बायो और केम को मैं थोड़ा जल्दी कर लूँ, सो दैट फिजिक्स के वो जो 20 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी था उसमें सिर्फ बायो केम किया था, तो फिजिक्स एक ही बार करना थी 20 क्वेश्चंस मेरे को। सो उसमें आई मेड श्योर कि आई हैव टाइम फॉर दैट, ताकि ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकूँ यार। कभी कोई कुछ वो आया नहीं तो वैसे भी केवीपीवाई के हर क्वेश्चन में यू कांट रीच टू द आंसर डायरेक्टली, यू हैव टू मेक योर वे इधर उधर, एक पॉइंट पे पहुंचे फिर उसके अराउंड यू हैव टू वर्क। तो मिक्स कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। फिजिक्स को लेकर के तुम बता रहे थे, तो अब बायोलॉजी के बाद केवीपीवाई पे हमने बात करी, अब फिजिक्स पर आते हैं, ठीक है। देखो, एक नीट एस्पिरेंट के लिए बड़ा ही खौफ होता है फिजिक्स को लेकर के कि यार ये कैसे बनेगी, और काफ़ी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, ऑनेस्टली बताऊं तो इसलिए भी आते हैं क्योंकि उन्हें मैथ्स नहीं पसंद होती है, लेकिन बाद में आके उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि यार बिना मैथ्स के तो काम नहीं चल रहा, ठीक है। सो हाउ डिड यू मैनेज फिजिक्स, एकदम डिटेल में बताना हमें। ठीक है। सो सर, फर्स्ट ऑफ एज यू सेड, मैथ्स के बिना फिजिक्स का काम नहीं चलता है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स में आएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। वो मैंने देखा है बहुत से बच्चों का दर्द वाला पॉइंट है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बिकॉज यस मैथ्स छोड़ दिए है तो अब मैथ्स के बिना वो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन और वो। सो आई वुड से, मतलब जो मैंने किया था, हमारी क्लास में जो थी पुणे में, मेरी क्लास थी ऑफलाइन, तो उधर 11th में मैथ्स कंपलसरी था। अच्छा, यस, भले तुम स्कूल में लो ना लो वो कंपलसरी था उधर। ओके, सो इट वाज PCMB फॉर मी इन 11th। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट गया, बट आई फील वेरी हैप्पी राइट नाउ कि वो कंपलसरी था, क्योंकि अगर वो कंपलसरी नहीं होता मैं ड्रॉप कर देती मैथ्स। मेरे को भी इतना मैथ्स का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, बट आई फील कि देन आई रियलाइज्ड ऑल्सो, आई वाज यू नो आई टॉक टू पीपल ऑल्सो, दे सेड कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, देन आई सेड कि ठीक है 11th में आई विल टेक मैथ्स। स्कूल में भी फिर मैथ्स लिया मैंने, एंड वो मैथ्स का जो बेस था दैट रियली हेल्प्ड इन फिजिक्स। मतलब तुम्हें लगेगा बस कैलकुलस है, बट दैट्स नॉट द केस। कैलकुलस के अलावा देयर इज ट्रिगो, देयर इज यू नो एलिप्स एंड ऑल के, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ दैट फिगर। एलिप्स तुम्हें आएगा ग्रेविटेशन में, बिल्कुल। सो ऑल दीज थिंग्स वो धीरे धीरे रियलाइज होंगी, बट समवेयर मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ आई वर टू मेक अ पिरामिड, यू नो, मैथ्स वुड बी एट द बेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टॉप पे बायो, because of course that's उसमें half your marks are there उधर, exactly, but base is maths. So basically maths is the language of physics. Maths is the language of physics, हाँ, totally. जब तक यूज नहीं करोगे, लैंग्वेज तो आनी चाहिए फिजिक्स समझने के लिए, ठीक है। तो तुमने 11th में पूरी मैथमेटिक्स पढ़ी, इसमें 12th और 11th दोनों कवर करा था? नहीं 11th। फिर 12th में आने के बाद 12th में मैंने ड्रॉप कर दिया था। फिर तुमने ड्रॉप, फिर अभी ज़्यादा हो रहा है। 12th में ड्रॉप कर दिया था। ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, फिजिक्स को लेकर के आते हैं, स्पेसिफिक्स पे आते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, एज सच फिजिक्स में कोई स्पेसिफिक बुक तुमने फॉलो करी? HC Verma for theory as well as questions. So theory, I used to read the theory, objective 1, objective 2. फिर जो exercise questions थे वो मैंने let's say 12th में कौन से टॉपिक तक किए हैं, dual nature of radiation and matter, उधर तक नहीं, मतलब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के अलावा बाकी उधर तक आई हैव डन दोज टॉपिक्स। मेजर पोर्शन HCV की एक्सरसाइजेस आई हैव डन, बट यस आई वुड से कि उसमें अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, उसमें एकदम डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। वो लेवल थोड़ा हायर है, वो JEE लेवल है, बट उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 1 and 2, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर concept building and you know that clarity that you need, it is very good for that. Okay.
और जेन्युइनली बहुत अच्छी लिखी है HCV में थियरी, तो खो जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते ये वाली सिनेरियो। मतलब फिर यू कैन इमेजिन यार सही में ऐसा हो रहा है, बहुत एप्लीकेशंस दे रखे हैं, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया है। ओके, अच्छा इसके बाद NCERT रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे हिसाब से फिजिक्स में? तो सर ये पेपर देख के आई वुड से फिजिक्स की NCERT भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, नॉट दैट पहले नहीं थी, बट दिस पेपर इज अ प्रूफ कि तुम्हें फिजिक्स की भी थ्योरी आएगी पेपर में और फिजिक्स के भी फैक्ट्स आ सकते हैं पेपर में, बिकॉज देयर वर क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि दे हैड आस्क्ड कि ये जो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हुआ, रेडियो वेव्स हुआ, इनके यूजेस, इनके फ्रीक्वेंसी से कुछ तो रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग था, फैक्चुअल था, यू वुडंट हैव एनी अदर वे टू कम अक्रॉस दैट क्वेश्चन अगर NCERT नहीं रीड की होती। देन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था फिजिक्स में, मतलब आप जनरली ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे नहीं फिजिक्स में, बट वो सब चीज़ें थी इस बार। सो आई वुड से NCERT रीडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ऑफ कोर्स यू शुड नो द टाइमिंग व्हेन यू शुड डू दैट। ऐसे नहीं कि तुम पूरे समय उसी पे जान लगा रहे हो, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो बहुत वास्ट है। एंड उसमें कुछ कुछ चीज़ें सही बताओ तो 11th NCERT फॉर मी वाज अ स्लीपिंग ऐसे पिल जो बोलते हैं, बहुत ही ये सब बच्चे बोलते हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि हम नहीं पढ़ी हुई, तो बहुत मैकेनिक्स जो लिखा है खासकर। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये बुक से लेके 3-4 लाइन लिखी है, एक कोई लाइन बीच में कहीं पे एंड हो जाती है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि ओके दे मीन दिस, दे मीन दैट, ऐसे हो जाता है वो। NCERT सीक्रेट लैंग्वेज है ओवरऑल, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो जाए। Totally. So not just 11th, I mean I would say 12th NCERT is more important than 11th NCERT. तो मैंने तो एंड में ही पढ़ना शुरू किया था, 2 महीने पहले शुरू किया था, एंड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हाईलाइट कर लिए थे, फिर वो देख लिए थे एक बार और वापस से। ओके, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब ये कि यार देखो, मेरा भी सजेशन यही रहता है हमेशा कि डायरेक्टली NCERT पढ़ने के लिए मत उतरो, पहले समझ लो फिर पढ़ो, नहीं तो फिर NCERT नहीं कुछ नहीं समझेगा, वो टॉपिक से नफरत अलग हो जाएगी। ये तुमने टू द पॉइंट बता दिया इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, हम NCERT देख चुके हैं, हमने तुमने क्या थियरी बुक फॉलो करी वो देख लिए। अब आते हैं यार फिजिक्स को लेकर के एक बहुत दर्द भरे एलिमेंट के ऊपर कि जब बच्चा सब पढ़ लेता है, उसे लगता है मुझे आ गया अभी ये चैप्टर, ठीक है, रोटेशन पढ़ लिया, उसे महसूस हो गया हाँ मुझे आ गया, कुछ विजुलाइज करके सब आ चुका। प्रॉब्लम ये फंसती है जब क्वेश्चन लगाने बैठे, एक आया मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, ठीक है, फंस गए उसमें, बोले कोई बात नहीं एक क्वेश्चन है, अगले में आए उसमें ही फंस गए, अगले में आए मान लो चलो वो हल्का फुल्का बना लेकिन फॉर्मूला भूल गए, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है कि वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो। क्या ये सिचुएशन तुम्हारे साथ कभी आई थी फिजिक्स में, और अगर आई थी तो टैकल कैसे किया तुमने उसको? सर मेरे साथ ये सिचुएशन बहुत आई है फिजिक्स में, इनफैक्ट मेरा आधा 11th इसी प्रॉब्लम में गया है, एंड दैट वाज द रीजन आई यूज्ड टू जस्ट नॉट डू फिजिक्स एट ऑल। छोड़ दिया था तुमने फिजिक्स? अरे बहुत एक पॉइंट पे ऐसे था कि बस PYQs करके छोड़ देती थी मैं फिजिक्स, नहीं हो रहा मेरे से फिजिक्स, अब वो हो ही नहीं रहा था। आई हैड बिकम सो अंडर कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स, एंड मेरे एक टेस्ट में तो इतने ही गंदे मार्क्स थे कि साइंस छोड़ने की नौबत आ गई थी मेरी। अच्छा। 11th में मैंने तो बोल दिया था मैं साइंस छोड़ रही हूँ, मैं ले रही हूँ आर्ट्स, मेरे को बनना है शेफ, मेरे को नहीं करना ये तुमने एकदम ही चेंज कर दिया, शेफ तक पहुंच गए। सो क्योंकि हॉबी कुकिंग है, सो आई वाज दैट कि यार डॉक्टर नहीं तो शेफ, ऐसा है, ये एकदम पोल्स अलग ही, पोल्स अपार्ट। बट फिर समझाया पेरेंट्स वगैरह ने, तो आई गॉट बैक ऑन ट्रैक, एंड देन वी डिसाइडेड, देन वी मेड अ स्ट्रेटजी कि फिजिक्स की अब मेन इशू ये है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है, राइट। सो अब मैंने उसे डिसाइड किया कि 2-3 घंटा डेली फिजिक्स करना ही है, ओके करना ही है। अब मैं होती सिर्फ अकेले कर रही होती तो आई वुड हैव गिवन अप बीच में, बट आई टोल्ड माय पेरेंट्स, सो दे वुड मेक श्योर कि मैं कर रही हूँ या नहीं। अच्छा। तो वो मेरे से रोज पूछते थे क्या टॉपिक किया, कितने क्वेश्चंस किए, एंड कितनी देर किया, चेक्स एंड बैलेंसेस रखे थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 घंटे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, कम क्वेश्चन करने हैं, बट समझ के करो वो क्वेश्चन, बहुत जरूरी बात है, वो जरूरी है। एंड अगेन इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, तुम्हें एकदम से नहीं आएगा, वो एकदम से इंटरेस्ट नहीं आएगा फिजिक्स में, पहले 1-2 हफ्ते तो रोते ही रहोगे, नहीं करना मेरे को, नहीं करना, क्यों करवा रहे हो जबरदस्ती, तो वो तो होगा, बट इट्स ओनली धीरे धीरे व्हेन यू आर कंटिन्यूसली डूइंग इट, पहले हैबिट सेट होएगी कि हाँ यार ये तो करना ही है, फिर उसके बाद एक हैंग आएगा, उस टॉपिक का हैंग आएगा, विजुअलाइज होंगी चीज़ें, फिर यू विल हैव सेट ऑफ अप्रोचेस, धीरे धीरे यू विल कम टू दैट कि अच्छा ये अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच ये है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ये नहीं हुआ सो देन दिस इज द सेकंड अप्रोच, एंड एंड में कुछ भी नहीं हुआ तो दिस इज द फाइनल लॉन्ग अप्रोच मेथड दैट हैव टू गो विद। तो ऐसे करके एक अप्रोचेस का लाइब्रेरी बनेगी तुम्हारी,
वो होगा, उसके बाद फिर तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू होएगा। बिल्कुल। एंड दैट इज द पॉइंट, वो इंटरेस्ट आया एंड बस देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर मार्क्स, क्योंकि देन यू विल बी यू नो विलिंगली डूइंग इट, विल डू फिजिक्स एवरी डे, फिर प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी एंड तब तुम्हें फिजिक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एज कम्पेयर टू बायोकेम इट्स नॉट वॉलेटाइल। एक बार हो गया वो टॉपिक तो मेरे को वो एंड तक याद रहेगा। बायोकेम जरूरी नहीं मेरे को एंड तक याद रहे। That is in fact the beauty of physics. Exactly, that is the beauty of physics. Then you will understand कि यार फिजिक्स तो सही में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। You will start noticing things around you. बिल्कुल, लेकिन वही है कि शुरू का रोना आएगा। शुरू का रोना आएगा, definitely आएगा। That is where your control, your determination will be tested. बिल्कुल, और जो बस इसी फेज से आगे बढ़ लिया वो निकल गया बस सीधी सी बात। दैट इज ग्रेट एक्चुअली। अच्छा, तो फिजिक्स को प्रैक्टिस को तुम एम्फेसिस दे रहे थे, तो हमने ऑलरेडी थियोरी पोर्शन देखा, प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे थे? तो प्रैक्टिस डीसी पांडे है उसमें, एचसी वर्मा तुम ऑलरेडी कर ही रहे थे, हाँ, है ना? डीसी पांडे थी, उसमें काफी सारे यू नो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे, चेक पॉइंट्स थे और पीवाईक्यूज थे, सब थे। तो वो तुमने कवर किया। और भी कोई? वो किया एंड फिर उसके बाद पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली किए ही थे। एमटीजी की आई थिंक गाइड की थी मैंने। अच्छा, तो ओके। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इसमें पीवाईक्यूज में कहाँ तक गए थे? जेई मेंस, जेई एडवांस, कहाँ तक लेके गए थे खुद को फिजिक्स में? शुरू में तो तुम परेशान थे। शुरू में तो मैंने नीट के ही किए। ठीक है। फिर उसके बाद फॉर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक वेव्स हुआ, रे ऑप्टिक्स वगैरह हुआ, इसके लिए जेई मेंस तक गई थी मैं। अच्छा, जेई मेंस के किए थे मैंने पीवाईक्यू। लगभग कितने साल के रिकमेंड करोगे करना? एटलीस्ट 10-15 इयर्स के पुराने तो यू कैन डू। ओके, दैट इज बेयर मिनिमम यू वन शुड डू। ठीक है, तो फिजिक्स को लेकर के मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स हमने कवर किए, और बस ढंग से पढ़ लें और थोड़ा हिम्मत ना हारे। तो हिम्मत ना हारे एंड फिजिक्स का एक वो जो डर है ना कि यार बायो स्टूडेंट हूँ फिजिक्स क्यों करूँ, वो नहीं होना चाहिए। फिजिक्स को भी इक्वली अच्छे से प्यार दो, वो इट विल लव यू बैक। बस ये बड़ा अच्छा अप्रोच है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर। उसको सबसे पहले स्प्लिट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और सबसे दुख भरे एलिमेंट पे चलते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है? तो तुम्हारा फेवरेट था इनऑर्गेनिक? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, सो कैसे मैनेज किया तुमने इनऑर्गेनिक को? बिकॉज सब परेशान है दुनिया में। मैं सर वही बता रही हूँ, मैं तो एकदम वो जो टिपिकल मेडिकल एस्पिरेंट जो है ना आपको दिखता है ना, वैसी थी मैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक भी एकदम ऐसे वो दुख भरी कथा जो होती है ना, वो शुरू होती है इनऑर्गेनिक में। बिल्कुल, तो इसको इलाबोरेट करना एकदम से। इनऑर्गेनिक सर ऐसा था कि हाइड्रोजन जो था वो फर्स्ट मेजर चैप्टर था, रट्टा वाला। इससे पहले पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग था, बट इट वाज यू नो मोर लॉजिकल, यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट? बट आया हाइड्रोजन रट्टा वाला एकदम। तो हाइड्रोजन मैंने एक बार किया, अच्छे से किया, एंड फिर मैं और मेरे दोस्त थे तो हम लोग ना ऐसे क्विज करते थे एक दूसरे को। तो उसका क्विज हुआ हमारा, और हम दोनों ही करते थे वो क्विज, एंड मैंने वो अच्छे से किया था चैप्टर एज कम्पेयर टू हिम। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार अपन ने किया है ये चैप्टर, आता है अपने को चैप्टर। बट फिर 2 हफ्ते बाद उसका टेस्ट हुआ और मेरे को बहुत ही एकदम ऐसे बेसिक चीज़ें आई उसमें से, बाकी आया ही नहीं वो चैप्टर। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि यार इनऑर्गेनिक ना ऐसे नहीं छोड़ेगा, अपने को करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग इट रिपीटेडली। देन फिर आई रियलाइज कि यार फिर ना वो समझ में आ जाता कि ये पॉइंट, ये जो पैराग्राफ है ये अपने को दिक्कत दे रहा है। फॉर मी इट वाज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन के चैप्टर में से, एस ब्लॉक में से जो सीमेंट वाला पार्ट हुआ वो हुआ। तो ये सब ऐसे करके पार्ट्स एंड वो लाइंस थे जो मेरे को समझ आ गए थे, ये याद नहीं हो रहे मेरे से, या ये मेरे को डिफिकल्ट जा रहा है। तो देन आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दूँ। ठीक है। बाकी तो सर आई वुड से कि इनऑर्गेनिक में रिपीटेड रिविजन इज द ओनली की। तो इसमें कुछ जुगाड़ वगैरह है क्या, रट लें जिससे फटाफट जल्दी हो जाए? काफी लोग इसको खोजते रहते हैं क्योंकि मतलब निमोनिक्स है सर, आप निमोनिक्स कुछ शेयर करोगे निमोनिक्स यहाँ पे तुम्हारे खुद? सर आई वाजंट वेरी गुड एट निमोनिक्स। मैं सही बताऊँ तो अपने दोस्तों की निमोनिक्स लेती थी। ओके, दोस्तों से उठा लाए हो। अच्छा। तो मैं इतनी अच्छी तो नहीं थी निमोनिक्स में, बट मैंने जो जैसे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, वो तो मैंने उनके सिंबल से याद किया था, जो ऑर्डर था। अच्छा। मतलब काय से उससे स्टार्ट होता है, जैसे 3D जो सीरीज है, सो स्कर्टी वक्रमन फेकोनी कूजन, ऐसे याद किया था उसे। अच्छा, नहीं अपना अपना तरीका है। बिल्कुल से। तो मैंने उसे वैसे याद किया था क्योंकि वो एक
ऐसे क्या बोलते, ट्यून बन गई थी उसकी, तो वो याद थी मेरे दिमाग में। आई कैन गेट इट। काफी बार ऐसे भी निमोनिक्स बन जाते हैं ना, बता भी नहीं सकते। हाँ। ऐसे दिमाग होता है। ओके, सो बस यही एक तरीका है कि बस उसको झेलना पड़ेगा। थोड़ा झेलना पड़ेगा। एक्सेप्शंस जो है उनका लॉजिक समझोगे ना तो बेटर होगा। हाँ, समझ के फिर निकल नहीं तो होते ही रहोगे। अब जैसे ये तो फिर भी ठीक है, एस ब्लॉक हुआ, ये हुआ, जो मेन जो स्पेशली मेरे लिए जो बहुत ही गंदा चैप्टर था वो डी एंड एफ ब्लॉक था। अच्छा। कि डी एंड एफ ब्लॉक में आपके पास आती है टेबल्स, भर भर के टेबल्स, और वो टेबल्स पे फिर ऐसा हो जाता है कि इतनी सारी चीजें आप याद कैसे रखोगे, बहुत होता है इतने फैक्ट्स। तो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक पे बीच में, तो जब वो चैप्टर हुआ था उस पर गिव अप मार दिया था। बोला मैं एंड में ही करूंगी ये चैप्टर। एंड इफ यू सी माय प्लानर, तो मेरा नीट के 2 दिन पहले के प्लान में डी एंड एफ ब्लॉक ही लिखा है उधर। ओके। इनऑर्गेनिक मैं एंड तक करती ही रही थी, एंड आई फील वो उसको तो मेरे हिसाब से ये हर नीट एस्पिरेंट फेस करता है इसको, ठीक है। और इससे ज़्यादा जेन्युइनली कोई बातों को रख भी नहीं सकता है ना, एकदम टू द पॉइंट, सीधी बात कि हाँ भाई हम भी सेम दुख दर्द से गुजरे हुए हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इनऑर्गेनिक में किताब कौन सी फॉलो कर रहे थे? एनसीईआरटी छोड़ के और कहीं नहीं गए ना? मतलब मैंने सोचा था वीके जायसवाल कर लूं, बट वीके जायसवाल के सिर्फ पीवाईक्यूज किए मैंने फिर, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भी आ रहे थे। ठीक है। प्रैक्टिस को लेकर के कोई स्पेशल रिकमेंडेशन? नहीं, इनऑर्गेनिक में प्रैक्टिस से पहले एनसीईआरटी कर लो। काफी परेशान लग रहे हो मुझे इनऑर्गेनिक कर लो। ओके, ठीक है, एनसीईआरटी कर लें अच्छे से, दैट इज इट फॉर इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े लॉजिकल सब्जेक्ट्स की तरफ, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक को लेकर के क्या बताना चाहोगे? इसमें इस पे एम्फेसिस करना इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स इन अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, थोड़ा अच्छे से बताओ। इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार हमें एक मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी नहीं था बट मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था वो। उसका मैकेनिज्म था एनसीईआरटी में? उसका था। अच्छा। तो उसका बीच का एक प्रोडक्ट पूछा था उन्होंने, इंटरमीडिएट पूछा था उन्होंने, प्रोडक्ट उन्होंने दिया था, इंटरमीडिएट पूछा था। सो आई डोंट हैव द पेपर अभी, बट इफ यू गो यू विल बी एबल टू सी कि यस दिस इज अ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। एंड उसका सो आई वुड से मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार मैकेनिज्म आया ना, जैसे S1 S2, तो ये सब फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ठीक है अपने को ऐसे ऐसे करना है। तो कोई एकदम आउट ऑफ द ब्लू कोई वो आ जाए रिएक्शन, तो भी यू कैन डू इट। तो मैकेनिज्म करना इज इम्पॉर्टेंट आई फील। ओके, डेफिनेटली व्हेन यू आर डूइंग ऑर्गेनिक फॉर द फर्स्ट टाइम तब इम्पॉर्टेंट है। टुवर्ड्स द एंड फिर एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। एंड देन फिर जैसे ये चीज़ आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हुई, एंड चैप्टर के स्टार्टिंग में दे गिव दैट इंट्रो ना कि दीज आर द प्लेसेस, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। जैसे हेलो एल्केन्स में जैसे क्लोरोक्विन और ये सब चीज़ें, हैलोथेन, ऑल दीज थिंग्स दे हैव गिवन। So those things you will have to do towards the end. Volatile चीज़ें हैं, but they can come, you never know. ठीक है। तो मैकेनिज्म्स वगैरह तुमने कहाँ से प्रेफर करा पढ़ना? मतलब एनसीईआरटी में तो सबका उतना डिटेल नहीं है, सो कैसे तुमने उसको टैकल किया? कोई बुक फॉलो कर रहे थे या कैसे कर रहे थे? नहीं सर, हमारे जो सर थे क्लास में वो करा रहे थे हमें मैकेनिज्म्स प्रॉपर, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। ठीक है। एज सच बुक में कहीं बाहर नहीं गए ऑर्गेनिक में? ठीक है। ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस वर्सेस अगर मैं बोलूँ रिवीजन के वक्त, तो प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हो कि बार बार एनसीईआरटी रीडिंग जैसे तुमने बायो में बताया था? इनिशियली प्रैक्टिस को मैंने काफ़ी उसमें वो दिया था। ठीक है। क्योंकि एक बार फिर क्वेश्चंस हो गए तो उसके बाद कॉन्फिडेंस तो आता ही है। सो प्रैक्टिस वाज द की इनिशियली। देन नीट के लेट्स से 1 मंथ पहले इट वाज एनसीईआरटी रीडिंग, क्योंकि जैसे अगेन उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन थे इस बार नीट में, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, एंड कंपलसरी सेक्शन में यू कैन नॉट लीव दोस क्वेश्चंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस इधर से ही समझ में आ जाती है। इस बार एनटी वाले सोच लिए थे कि आओ तुम्हें एनसीईआरटी का स्वाद चखा है एकदम से, बस वो डिसाइड दिखा मैंने, पेपर देख के पूरा महसूस हुआ मुझे भी। ठीक है। तो ऑर्गेनिक को लेकर के ये सारा अप्रोच तुम्हारा इन जनरल रहा है ना? इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहोगे इन जनरल केमिस्ट्री को लेकर के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एज सच? सो ऑर्गेनिक में आई वुड से सर यू कैन मेक अ वेब। वेब कैसा होता है कि एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से लिंक करो, तो एक रिएक्टेंट से शुरू करो एंड टेक इट थ्रू वन रिएक्शन, उसका प्रोडक्ट बनाओ, वो प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट यूज करके कोई दूसरा रिएक्शन बनाओ, तुम काइंड ऑफ सीक्वेंस बनाओ। राइट। अच्छा खासा बड़ा उसका यू नो नंबर इट A B C, these are the products you have to find. ओके। एंड देन व्हेन यू गो एंड सॉल्व इट, तो एक तो मजा आता है वो सॉल्व करने में, और दूसरा तुम्हारा सब रिवाइज हो गया उसमें। राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा, काफ़ी बच्चे ये पूछते रहते हैं और हमारी ऑडियंस भी काफ़ी चीज़ जानना चाहती है कि यार नेम रिएक्शन याद नहीं हो रहे। मतलब ठीक है, उसका सॉल्यूशन सबको पता है, मगर एक बार तुमसे भी सुनना चाहेंगे कि नेम रिएक्शन याद नहीं हो रहे, इसका क्या सॉल्यूशन है? वो तो सर ऐसे मतलब
इतना कोई उसका मेरे को इतना डिफिकल्टी नहीं गई वो नेम्ड रिएक्शंस याद रखने में, मतलब वो हो गया था एज एंड व्हेन जैसे जैसे मैं करती थी, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो आते ही थे वो नेम्ड रिएक्शंस, सो दैट टाइम आई डिड दोस, हाँ मल्टीपल प्रैक्टिस। बाकी थोड़ा कभी कभी ये होता है ना कि कुछ कुछ रिएक्शन के नाम ही अजीब होते हैं, मतलब वैसे सैंडमेयर रिएक्शन, I know this is a name, I shouldn't be, I'm not making fun of it, but थोड़ा अलग है ये, चलता है, सब करते हैं ऑन कैमरा भी, ठीक है, ये अलग है ये, so I was like कि यार ये अजीब सा रिएक्शन, ठीक है इससे ऐसे लिंक कर दो, ऐसे कुछ तो करके चल जाता है, मैनेजेबल है, अपना अपना जुगाड़ लगा लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बात है फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, सो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर फिजिकल केमिस्ट्री? अच्छा सर, उससे पहले एक इनऑर्गेनिक के लिए एक पॉइंट एकदम से याद आया कि इतने निमोनिक मत रखो कि वो निमोनिक को याद रखने के लिए निमोनिक लगे। बिल्कुल करते हैं ऐसा बच्चे कि यार पहले तो निमोनिक सुन लिए, अब निमोनिक याद नहीं हो रहा, निमोनिक नहीं याद होता, नो 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 डोंट डू दैट, सो निमोनिक लिमिटेड रखो, जहां एकदम ही नीड लगे देयर यू, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो फिजिकल को लेकर के बताओ कैसे क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी रीडिंग की इंपॉर्टेंस रखना, बुक्स क्या तुमने फॉलो करी, एंड इन इलैबोरेटली बताना एकदम से, ठीक है। सो सर फिजिकल मेन इज कंसेप्ट, इट्स लाइक फिजिक्स, बिल्कुल यू हैव टू प्रैक्टिस इट। तो मैंने एनअवस्थी जो थी वो पूरी बुक की थी, सॉरी, एंड आई फील इट इज मोर देन सफिशिएंट। लेवल 1 2 3 है उसमें, 3 में पीवाईक्यूज है, 1 इज प्रीटी यू नो हायर लेवल, इट्स गुड, ठीक है। तो ऐसे नहीं एकदम ही हाई है, बट इट्स गुड इनफ, काम भर का है, हाँ काम। सो वैसा फिजिकल में कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज एंड देन एनसीईआरटी, स्पेशली 12th में। 12th में आके इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ जाती है, बिकॉज चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोकेम, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट तो पूरा ही वो है, आधा रट्टा है उसमें, सो यू विल हैव टू डू दोज थिंग्स, वो जो फैक्ट्स हैं जो उसकी रीडिंग लगेगी, मल्टीपल रीडिंग लगेगी, अगेन यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा चैप्टर रीड करने से मतलब नहीं है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में एंड का पोर्शन ही मेन याद रखना है, सो फिर क्लोजर टू योर एग्जाम यू विल रीड ओनली दैट पार्ट, ओके, बट येस इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड कुछ कुछ चैप्टर्स में इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं एनसीईआरटी, जैसे इक्विलिब्रियम हुआ, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, उसमें कुछ कुछ टेबल्स हैं एंड वो सब है, फैक्ट्स आ जाते हैं, सो देयर इट इज इम्पॉर्टेंट। थर्मोडायनामिक्स की भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी, मतलब फिर भी एनसीईआरटी रीडिंग कर लें, सेफ रहेगा। 12th की ज्यादा कर लें आई वुड से, 11th से तो ठीक है, 12th की ज्यादा रीडिंग और एनअवस्थी तुमने फॉलो करी स्पेसिफिकली, ओके। सो हमने सारे सब्जेक्ट्स को लगभग कवर किया। अच्छा, एक बात और बताओ, केमिस्ट्री में तुम पीवाईक्यूज में जेईई मेंस तक भी गए थे, जेईई मेंस, जेईई एडवांस? यस, एडवांस नहीं, मेंस तक के सारे पीवाईक्यूज कवर किए थे, ठीक है। सो हमने सारे सब्जेक्ट्स पर तो काफ़ी इलैबोरेट डिस्कशन कर ही लिया। अब एक हमारी यहाँ पर लर्नर का भी सवाल था, कीर्ति का भी, कि और ये इन जनरल हम पूछते भी हैं यहाँ पर कि यार जब हम 11th 12th में काम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्रिपरेशन में, काफ़ी बार ऐसा भी कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हो जाता है कि तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि 11th का एक बैकलॉग एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, या कभी कोई 2 क्लास ऐसे ही मिस हुई, मन नहीं कर रहा है जाने का, ठीक है, ऐसा भी होता है, आता है फेज ऐसा, तो कभी छूट गई क्लासेस, तो उस चक्कर में बैकलॉग का पहाड़ बन जाता है, ठीक है, और फिर ये बैकलॉग को सॉर्ट करने में नया बैकलॉग बन जाता है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, पहले मुझे ये बताओ। सर ऑनेस्टली नहीं हुआ है, एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि मैं इतना कोविड का टाइम था, सो आई हैड डिसाइडेड कि यार 2 साल ऑनलाइन करना है, तो कुछ भी हो लेक्चर्स जो आएंगे मेरे वो मेरे को देखना ही है, दैट वाज अ रूल आई हैड सेट फॉर माय सेल्फ, कि मेरे को अगर दिन में पढ़ना कुछ भी नहीं है, इच्छा ही नहीं हो रही, तो भी लेक्चर में कैसे भी करके धक्का के देखूंगी ही, ओके। मैक्स टू मैक्स अगर एकदम ही नहीं हो रहा है उस दिन, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहले सबसे पहले वो प्रायोरिटी पे रख के वो लेक्चर खत्म करना ही है। सो बैकलॉग इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स इतना नहीं था, पढ़ाई का बैकलॉग तो सभी का तो होता ही है वो, ठीक है। तो लेक्चर्स वाला तुमने अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना लिए थे, तो वो तो बेस्ट तरीका है, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए तो और क्या ही चाहिए, है ना। तो ये लेकिन पढ़ाई वाले बैकलॉग्स आते हैं, जैसे मान लो कि आज के लिए मैंने गोल सेट किया कि आज मुझे ये करना है, काफी बार नहीं हो पाता है कंप्लीट, जनरली नहीं हो पाता है, कभी कुछ ज्यादा पढ़ने लग गए, कहीं भी फंस गए, है ना, तो वो गोल्स का भी एक्यूमुलेशन होने लगता है कि इस दिन का रह गया, अगले दिन का, उससे एक अलग टेंशन आती है। तो ये वाली प्रॉब्लम तो रही होगी कभी ना कभी। वो तो सर वो तो ऑलमोस्ट हमेशा थी, परपेचुअल प्रॉब्लम थी वो, ओके। क्योंकि अगर मैंने 5 चीजें डिसाइड की हैं एक दिन में, तो ऐसा 5 तो हमेशा कंप्लीट होती नहीं है, एक किसी टॉपिक पे अटक गए, खो गए, वो ही करते रहे, तो 3-4 अगर हुई, 1-2 फिर भी छूट गई, सो देन उसमें आई डिसाइडेड कि आई विल कीप अ बफर फॉर माई सेल्फ। अगर मेरा 3 दिन का प्लान है तो चौथा दिन जो है वो मैं बफर रखूंगी, और वो दिन मेरे को ये सब चीजें करनी है। तो एक दिन तुम बैकअप लेके चल रहे थे? एक दिन बैकअप हमेशा लेके चलती थी मैं,
अच्छा, उसमें डेफिनेटली कभी कभी वो बैकअप भी यूज हो जाता था और फिर भी कुछ नहीं होता था, तब थोड़ा टेंशन आता था। बट देन अगेन फिर वो थोड़ा सा स्टडी आवर्स थोड़े से और बढ़ा के, थोड़ा और एफर्ट दे के यू विल हैव टू डू इट। क्योंकि अब जैसे बैकलॉग का भी आई हैव सीन कि बैकलॉग हुआ क्यों है, तुम्हारी गलती है, बिल्कुल उस समय नहीं पढ़े हो, तो अब तुम्हें वो जो एक्स्ट्रा आवर्स उधर तुमने मिस आउट किया, अब इधर लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, अब थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगेगा। बिल्कुल। सो व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर इट। सोचते रहे यार इतना बैकलॉग बचा, इतना बैकलॉग बचा, तो वो तो बढ़ते ही जाएगा, कुछ होगा भी नहीं उसका, होना भी नहीं है खत्म। हाँ, सो एटलीस्ट स्टार्ट समवेयर, तो यू स्टार्ट, बिकॉज यू कैन ओनली हेल्प योर सेल्फ इस चीज में, और कोई कर नहीं पाएगा। सो कहीं पे तो स्टार्ट करो, धीरे धीरे देखो। अगर तुम सपोज दिन में 4 लेक्चर देख रहे हो और 1 लेक्चर और बैकलॉग वाला देख लोगे, तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हो जाओगे। बिल्कुल 2 लेक्चर देख लो बैकलॉग के धीरे धीरे। सो यू हैव टू स्टार्ट आई फील, एंड देन उसके बाद इफ यू आर कंसिस्टेंट वो हो जाएगा कंप्लीट बैकलॉग। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी जेन्युइन एडवाइस। ठीक है, अच्छा ये तो तुमने बहुत अच्छे से कवर किया। एक और चीज़ पर मैं आता हूँ, प्रिपरेशन चल रही है, सब चल रहा है, टेस्ट वगैरह भी हम दे रहे हैं, हाईज और लोज सबके प्रिपरेशन में रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, शुरू से 700 स्कोर कर रहे थे क्या, कि 700 के ऊपर? कभी 700 आया ही नहीं है। अच्छा, आया ही नहीं अभी तक, तो ये बेस्ट है तुम्हारा। तो अब सच सच बताना, लोवेस्ट स्कोर कितना था तुम्हारा? लोएस्ट स्कोर जो था वो मेरा 606 था। 606। तो अब जेन्युइनली हमारी प्रिपरेशन मान लो अच्छी चल रही है, लेकिन कभी स्कोर गिरा तो बड़ा डिमोटिवेटेड सा फील होता है, गंदा फील होता है, दोस्तों के ज़्यादा नंबर आ जा रहे होते हैं, तो और ही गंदा फील होता है। तो और ही गंदा फील होता है ना। कभी कभी घर से भी डांट पड़ जाती है कि यार ये तुम बड़ा अच्छा करे थे, इस टेस्ट में क्या हो गया, है ना। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है ना, खुद फेल नहीं क्या, खुद पास हो तो भी इतनी खुशी नहीं होती, कुछ तो एक डायलॉग है। खुद फेल होने पे दोस्त भी फेल हो रहा है, हाँ, वो वैसा कुछ तो डायलॉग है। दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ज्यादा दुख होता है। अच्छा, तुम्हारे साथ ये वाली सिचुएशन थी, तो इसको कैसे फिक्स किया तुमने, ये बताओ। ये लोज ऑफ प्रिपरेशन, हाइज तो चलो ठीक है, लोज ऑफ प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया तुमने? तो सर आई वुड से फर्स्ट वाज फैमिली। जाके पापा मम्मी बहन से बात की, यार ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। सो देन दे वुड मोटिवेट मी दैट दीज आर 1 or 2 टेस्ट, क्योंकि दे ऑब्वियसली हैव दैट मच एक्सपीरियंस कि ये सब तो चलता रहता है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। सो उधर एक मोटिवेशन था कि सिर्फ इसको मत देखो, और भी तो टेस्ट है जिसमें तुम यू हैव डन वेल, सो दैट मीन्स दैट यू कैन डू इट, राइट। सो वो एक था कि पेरेंट्स के पास जाना। देन फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था, खुद बैठ के सोचती थी, आंखें बंद की और मैंने सोचा कि प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन मेरे को नहीं पता, अब क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ा सोल्यूशन पे ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर ये सोल्यूशन है। फिर अगेन आई यूज्ड टू गो एंड डिस्कस कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सोल्यूशन दैट आई हैव कम अप विथ, यू वांट टू इम्प्रोवाइज उसमें, यू टेल मी। सो आई फील डिस्कसिंग विथ माई पेरेंट्स वाज अ मेजर थिंग विच यूज्ड टू हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस डाउन साइड ऑफ माई प्रेपरेशन जर्नी। एंड अनदर थिंग वाज ब्रेक पे ले लेती थी। सो मतलब ऐसे नहीं हो रही पढ़ाई तो आई वुड टेल माई पेरेंट्स कि मेरे को ना बाहर जाना है घूमने। अच्छा, इस पे थोड़ा एलाबोरेट करना, क्योंकि ऐसा होता है काफी बार हम पढ़ते पढ़ते ना यार एक सैचुरेशन आ जाता है, कब से सेम चीज पढ़ रहे हैं यार, अब चाहिए कुछ। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हो तुम? सो आई हैव लाइक ऐसे 2 इंसिडेंसेस तो मेरे को याद ही हैं। एक बार तो मैंने बोला था कि मेरे को अब घर में रह के बहुत वो हो रहा है, घुटन सी हो रही है, घर खाने को दौड़ रहा है मेरे को, अब नहीं रह पा रही मैं घर में। तो फिर हम लोग गए थे बाहर, ऐसे पूरा ग्रुप है हमारा, तो हम सब लोग गए थे बाहर एंड ऑन अ लॉन्ग ऐसे रोड ट्रिप, एंड देन वी केम बैक। एंड एक फिर ये था कि मेरे को पढ़ाई नहीं हो रही थी, लेक्चर देख रही थी मैं, बट आई कुड मेक आउट, आई एम जस्ट स्टेयरिंग एट द लेक्चर, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। समझ में आ गया था, बट स्टिल आई ट्राइड, देख लेते यार कुछ तो हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर फाइनली जो ऐसे मूड स्विंग हुआ मेरे को, और मैं एकदम से रोने लगी, एकदम से हंस रही हूँ। वो बड़ा अजीब सा दिन हो गया था मेरे लिए। ऐसा हो जाता है जेन्युइनली, मतलब होता है बच्चों के साथ प्रिपरेशन फेज में। एंड आई जस्ट वेंट, आई लाइट डाउन एंड आई सेड कि यार कुछ नहीं हो रहा। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर हम गए थे मॉल, गए घूम के आए, कुछ नहीं किया, बस ऐसे घूम के आ गए, एक आध चीज़ शॉपिंग कर ली, वापस आ गए। तो फिर वो ऐसे फ्रेश फील होने लगा। नहीं, काफ़ी बार चेंज ऑफ सीनरी बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। स्पेशली ये जो कोविड टाइम के जो 2 साल थे, पूरे समय घर में ही, सेम फेसेस, यू आर नॉट गेटिंग टू मीट पीपल, फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि
एक वो होता है ना कि आप दूसरों को देख रहे हो पढ़ते हुए तो खुद भी पढ़ लोगे। माहौल वो सीन ही नहीं था, माहौल ही नहीं था वैसा। खुद से एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करना था, जो किया वे बहुत अच्छे से किया, बट वही सैचुरेशन रीच हो जाता है एक पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है, डिफिकल्ट तब तो। ठीक है, सो दैट इज वेरी जेन्युइन कि ब्रेक्स लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन ब्रेक ले लेंगे तो लॉस हो जाएगा, हो सकता है उस ब्रेक के बाद आप डबल एनर्जी के साथ लौट कर। राइट, मतलब आई फील ब्रेक्स आर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। सही बताओ तो आप अभी कर दोगे और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया ना तो बाद में आपका टाइम वैसे भी जाएगा ही। तो इससे अच्छा अभी टाइम देके रिफ्रेश कर लो खुद को एंड देन बाद में यू गेट बैक टू योर वर्क। नहीं वही किताब खोल के बैठे, बस खोल के ही बैठे हैं एग्जैक्टली। एंड लाइक नॉट जस्ट दिस, मतलब ऐसे कभी बीमार भी हुए तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को कोविड हो गया था। जुलाई में एग्जाम थी, जैन एंड में मेरे को कोविड हुआ था। सो अब वो कोविड हुआ तो रिकवर तो हो गई थी मैं 1 वीक में, बट उसके बाद जो रूटीन हिला था मेरा वो उसको रिकवर करने में 1 महीने से ऊपर लग गया मेरे को। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम अभी भी आई फील कि एक वो गिल्ट रहता है ना कि आई एम नॉट स्टडिंग, फिर वो जो अपनी बीमारी थी वो एक एक्सक्यूज लगने लगती है अपने को। तो आई फील दैट टाइम यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। फॉरगिविंग का एक्चुअली कोई ऑप्शन भी नहीं आता, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बट देन यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं जो चीज़ें पहले करती थी वो धीरे धीरे वापस शेड्यूल में इंक्लूड करूँ। क्योंकि बीमारी के बाद एक चीज़ मैंने देखी है, नींद बहुत आती है, सोने जैसा ही लगता है। तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि अलार्म लगाए, पेरेंट्स को भी बोल दे आप उठा देना इस समय मेरे को। तो धीरे धीरे करके रूटीन में आना इज इम्पॉर्टेंट। बट तब इफ यू कीप थिंकिंग कि पढ़ाई नहीं हो रही तो उसी में अटक जाओगे। जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग उस पर। दैट इज़ एक्चुअली वेरी लवली एंड वेरी जेन्युइन एडवाइस जो तुमने रखी है ब्रेक्स को लेकर के, और ये जो बीमार हो जाते हैं ना और ये फेस, क्योंकि सबके प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में आता ही आता है बिल्कुल से, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने काफ़ी इलाबोरेट डिस्कशन किया काफ़ी चीज़ों के ऊपर। अब एक बहुत और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं। हमारी एक लर्नर है जीनत, उसका भी ये सवाल है कि जो टाइमलाइन ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ ना, जो पूरे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ कि 11th कर रहे 12th कर रहे और तुमने बोर्ड्स के साथ एग्जाम को क्रैक करा है, तो यार इस चीज़ की भी एक मतलब अभी भी घर पे है ना बहुत कि यार बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड पे बहुत ध्यान दे लो। अब पेपर से तो 2 महीने पहले सब लग जाते हैं इसके ऊपर, नहीं बोर्ड एग्जाम है पढ़ाई करो, बाकी सब्जेक्ट भी है ना, पीसीबी को छोड़ करके इंग्लिश और जो भी है साथ में वो भी पढ़ने लग जाओ। तो ये वाली प्रॉब्लम क्या तुम्हारे साथ भी थी, और अगर थी तो मुझे अपना पूरा टाइमलाइन समझाओ एक बार यार, बोर्ड्स और नीट को कैसे मैनेज किया। ठीक है, सो सर फर्स्टली वो प्रॉब्लम थी या नहीं, दैट वाइज आई फील वेरी ब्लेस्ड, घर पे इतनी प्रॉब्लम उसकी थी नहीं। चलो ये तो सॉर्टेड हो गया। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं था कि तुम्हें बोर्ड्स में भी अच्छा करना है, नीट में भी अच्छा करना है। दे न्यू कि दोनों साथ साथ इज नॉट वेरी फीजिबल, तो दे सेड कि तुम बोर्ड्स में इतना ले आओ कि तुम नीट के लिए क्वालिफाई हो जाओ, मतलब 60% ले आओ तुम। अच्छा, और नीट के लिए क्वालिफाई हो गई तुम, सुपर चिल हो गए तुम, सुपर चिल हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे को वो टेंशन नहीं था कि मेरे को 90% ही लाने हैं, 90 अबव लाने हैं, 60% था। हालांकि आए मेरे अच्छे बोर्ड्स में 94%। अच्छा ठीक है, बट अगेन आई वुड से कि बोर्ड्स में 11th से सोचना शुरू कर दोगे ना बोर्ड्स है तो डर ही लगता रहेगा। इनफैक्ट 12th में भी डर ही लगता रहेगा कि यार बोर्ड्स है कैसे करना है, बोर्ड्स है कैसे करना है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है आई फील। मतलब इनफैक्ट मेरा तो ऐसे HSC बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था। अच्छा, सो फॉर मी आई वाज स्टडीइंग 2 डिफरेंट बोर्ड्स। तुम्हारे लिए तो और मुश्किल हुआ होगा। एग्जैक्टली, है ना, बट स्टिल फिर भी मेरे को नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है वो, बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केम बायो तो आपके सिमिलर ही हैं, आप उतना क्या चेंज करोगे उसमें। सो वो तो सिमिलर ही हैं, उसमें इतनी मेहनत नहीं लगी। अब मेरे जो बाकी 3 थे वो थे इंग्लिश एंड 2 ऑप्शनल में थे हिंदी एंड ज्योग्राफी। अच्छा, सो दीज 3 सब्जेक्ट्स आई हैड टू स्टडी एंड इसमें आई थॉट कि यार 3 दिन पहले शुरू करते हैं। तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिंदी और ज्योग्राफी भी तुमने रखा हुआ है। ये तुमने चूज किया था खुद? ये चूज किया था। सो 11th में मैथ्स था, 12th में ज्योग्राफी था। ओके, ठीक है। ये मैंने खुद से चूज किया था क्योंकि 11th मैथ्स में समझ में आ गया था प्रैक्टिस लगेगी, तो मैंने सोचा था 12th मैथ्स शायद हैंडल ना हो अपने से प्रैक्टिस के साथ साथ, तो इसलिए ज्योग्राफी लिया था। ठीक है, तो ये दीज वर माय सब्जेक्ट्स मेनली। तो ये 3 इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी के लिए एग्जाम के 3 दिन पहले शुरू किया मैंने। अच्छा, 3 दिन पहले, बिकॉज इट वॉजंट वेरी डिफिकल्ट। एक बार मैंने प्रीलिम्स के समय एक बार रीडिंग लगा ली थी उसकी बुक्स की, तीनों टेक्स्ट बुक की, तो वो पता था क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बोर्ड्स के पहले 3 days वर इनफ, क्योंकि एक वो बुक्स आती हैं 21 मोस्ट लाइकली करके, मैं उस पे मेन फोकस गेस्ट पेपर वाली किताब। हाँ, उस पे मेरा मेन फोकस सब करते हैं उसको। उस पे वो दैट वाज द मेन थिंग। तो वो की थी
एंड आई मेड श्योर कि टू स्टे इन टच विथ नीट, जो बीच के जो लीव्स हैं, जैसे कभी कभी ज़्यादा गैप हो जाता है ना 2 पेपर के बीच में, 5-6 दिन का हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पूरे 5-6 दिन उसकी नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लगा दूँ, तो मैं मॉक टेस्ट बीच में सॉल्व करती थी। अच्छा, नीट वाले मॉक टेस्ट। अच्छा, क्योंकि 3 घंटा तो देना ही है वो 3 घंटे उस आपकी नीट की प्रिपरेशन होगी और बाकी आप ये कर लो। सो दैट इज हाउ आई मैनेज्ड बोर्ड्स एंड नीट साथ में। इट्स नॉट इट इज डूएबल, आई वुड से इट इज वेरी मच डूएबल। बस उसके बारे में सोचते मत रहो कॉन्स्टेंटली, नहीं तो डर ही लगता रहेगा एंड जो प्रेजेंट में करना है वो भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि सिलेबस वही है, राइट। कुछ पार्ट्स में एक्स्ट्रा एफर्ट, अब जैसे इंग्लिश हिंदी में उतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन थिंक, यू कैन राइट, यू कैन थिंक, है ना, टोटली एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, सो काफ़ी इलाबोरेट डिस्कशन रहा हमारा अभी तक, लेकिन यार तुम्हें पता है प्रिपरेशन फेज में जितना एक बच्चा तैयारी करता है, मेरा ये मानना है कि उसकी डबल तैयारी उसके पेरेंट्स करते हैं, बिल्कुल से। और उनके पास भी एक स्टोरी है कि हाँ भाई कि कैसे उनने मैनेज किया, क्योंकि बच्चे का अप्स एंड डाउन्स दोनों देख रहे हैं, और मानो ना मानो पेरेंट्स के उन्हें भी डर तो रहता है यार कितना मेहनत कर रहा है बच्चा, स्कोर अच्छा करे खराब करे, वो बोले ना बोले रहता है ना। तो आज तुम्हारे पेरेंट्स को भी यहाँ पर बुलाते हैं ना, पापा हैं तुम्हारे साथ तो फादर को बुलाते हैं और यहाँ पर उनसे भी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा ये पूरा जर्नी और उनका क्या रोल रहा है इसमें। ठीक है, सो वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट इन CDWT। आज हम बुलाते हैं यहाँ पर पावनी के फादर को भी। जब एक नीट एस्पिरेंट अपनी तैयारी करता है तो मेरा तो ये मानना है कि उससे ज़्यादा तैयारी उसके पेरेंट्स करते हैं, और पेरेंट्स का जो योगदान है एक बच्चे की प्रिपरेशन में वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि वो बच्चा कितना अच्छा, क्या वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पा रहा होगा कि नहीं। अभी हम पावनी से बात कर रहे थे और सर से मेरी ऑफ कैमरा ही बात हो रही थी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतना शानदार रिजल्ट आपने किया, मैं ये भी कहूँगा सर कि आपकी भी मेहनत है इसमें। तो आपसे अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, तो सर आप पूरी स्टोरी बताइए कि व्हाट वाज योर रोल इन हर प्रिपरेशन जर्नी, और जितना तो आपने मुझे बताया मुझे लग रहा है सर भी अब नीट दे देंगे कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना सर। मेरे को बोलते थे मेरे दोस्त वगैरह, जो मेरा ग्रुप है बडीज करके, वो बोलता है बोले कि भैया आप ही दे सकते हो नीट तो अब आप, बट ऐसा नहीं है। नीट इज़ ए डिफरेंट बॉल गेम, बट मेन चीज़ जो एज ए पेरेंट और एज ए फैमिली है कि इन्वॉल्व हो जर्नी में। इट इज़ नॉट अ मैराथन कि आपको, सॉरी इट इज़ ए मैराथन, आपको ऐसा नहीं है कि भाग के कुछ एकदम अचीव करना है। इट्स ए स्लो प्रोग्रेशन, और आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते उसमें, उस जर्नी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हमने शुरू से ही ये डिसाइड कर रखा था कि हम इस जर्नी के हिस्सा बनेंगे। वो हिस्सा हम छोटी छोटी चीज़ों से बनते थे। हमारे को मालूम था पावनी का टाइम बहुत लिमिटेड है, तो वो ब्रेक्स भी कम लेगी, लेकिन अब उस ब्रेक को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि जब सुबह उठेगी तो 8:30-9 बजे हम लोग, मैं चाय पीऊँगा और ये उस समय अपना दूध और बिस्किट जब लेगी, देन वी यूज टू प्लान फॉर द डे कि अब ये हमको दिन भर में आज क्या अचीव करना है। फिर रात को मैं जब ऑफिस से आया, रात को जब ये फिर डिनर के बाद में ब्रेक ले रही है, उस समय फिर हम बात करते थे दिन भर में कितना हुआ, क्या बैकलॉग है। तो ये ऑर्गेनाइज करती थी सुबह, रात को मैं उसको चेक करता था। अच्छा। फिर उसके बाद में ये डेली प्रोसेस पूरे 2 साल 2.25 साल चले, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन एंश्योर हमने ये करा कि ये रहा है डेली। उसके बाद में हमारा एक वीकली कॉल होता था। अच्छा। तो वीकली कॉल में मैं जनरली, मेरे सैटरडे संडे ऑफ रहता था, तो एक दिन लेके बैठता था, पहले ही इसको हिंट कर देता था, पावनी मैं कल लेके बैठूंगा या परसों लेके बैठूंगा, वील टॉक। तो फिर हम वो हफ्ते का शेड्यूल चेक करते थे कि ये हफ्ते भर में ये पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके लिए हमने क्या कर रखा था कि पूरे 94 चैप्टर का एक प्लानर भी बना रखा था। अच्छा, मतलब मैंने ये आप मेंटेन कर रहे थे? ये एक्सेल में मेंटेन करता था। एक्सेल में 94 चैप्टर थे, उसमें एक कॉलम में फिर क्लास, उस कॉलम में एक कॉलम में आती थी फिर बुक्स के अलग अलग, कि फिर एक कॉलम में आता था PYQ, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो चैप्टर्स होते थे मैं उनको कलर कोड भी करता था। अच्छा। कि ये टफ है तो ये रेड है, ये हो गया है तो ये ग्रीन है, ये पेंडिंग है, और ये क्लास में हुआ, ये इसके PYQs हुए, ये इसकी बुक है, ये GRB की बुक है, ये DC पांडे की बुक है, समझो इसको NLM में न्यूटन्स लॉ में प्रॉब्लम है तो उसको अपने को वापस से करना है, फोर्स में प्रॉब्लम है तो फोर्स में अपने को वापस आना है, कब आना है। तो ये सारा जो है हम पूरा प्लान करके रखते थे। काफी माइक्रो मैनेजमेंट है सर ये। थोड़ा और मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं इसकी तैयारी में। एक्सेल शीट बनाना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए। तो फिर ये जो एक्सेल है, अब ये डेफिनेटली थोड़ा टाइम टेकिंग बिल्कुल, और मुझे ये इंश्योर करना रहता था कि इसका टाइम ज्यादा नहीं जाए। तो ये जो चेक होता था ये महीने में एक बार होता था। तो पहले हो गया डेली, फिर हो गया वीकली,
फिर वो महीने में एक बार बैठते थे जब ये एक्सेल लेके बैठते थे। रोज तो मैं डेफिनेटली देखते ही था, लेकिन वो एक्सेल को फिर हम अपडेट करते थे कि हाँ चलो ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ पापा, अब अपने को अगला बार ये करना है, या ये मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं तो ये टेस्ट हो गए हैं तो ये मेरे ऑफ ट्रैक है, मतलब मुझे कम आता है, इसमें कम नंबर आए थे। पूरा उसका डैशबोर्ड भी था कि हर टेस्ट में इतने नंबर आए हैं, यहाँ पे डिप है, चलो अपन इस डिप वाले को देखते हैं इसमें क्यों थे। ये एनालाइज करने को बोलती थी, मैं उसके क्वेश्चंस याद रखता था कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये इसके वीक एरिया थे। अच्छा। और मैं इंश्योर करता था कि वो टॉपिक वापस पढ़े, वो या वो पैराग्राफ वापस पढ़े। अच्छा। तो हैविंग सेड दैट, आप बच्चे की पढ़ाई में इन्वॉल्व होइए, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते तो भी उसको इन्वॉल्व रहिए, आपको पता होगा कि वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। उससे एक और फायदा ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा किस फेज में है, लो तो नहीं फील कर रहा है, डीमोटिवेटेड तो नहीं फील कर रहा है। लाइक पावनी ने जैसे बोला, एक दो बार उसने लो फील करा, बोल दिया था। एक बार हम हमारे नेटिव गए थे, वहाँ पे इसने बोल दिया पापा मुझसे नहीं हो रही है। आई थिंक वो जीआरबी का टाइम था जब जीआरबी बुक कर रही थी वो, और वो टफ थी बुक। इसने बोला जीआरबी नहीं, डीसी पांडे जेई कर, हाँ तो जो तुमने बताया था बीच में। ओके। तो वो उसने छोड़ दिया था। देन वी वेंट फॉर अ वॉक, मैंने कहा चल अपन थोड़ा घूम के आते हैं। घूम के आए, ये रो रही थी, मैं उसको कंसोल कर रहा था कि देख ऐसा सब होता है, मेरी जर्नी में भी हुआ है, तेरी जर्नी में भी हुआ, हमारे ऑफिस में भी होता है, छोड़ दे। मैंने कहा अगर छोड़ेगी तो क्या करेगी, यहाँ तक भी बोला। मैंने कहा छोड़ दे, तेरे को नहीं करना है। तो बोली पापा फिर मैंने अगर साइंस छोड़ा तो फिर मैं बायो को मिस करूँगी। अच्छा, बायो को मिस करूँगी तो फिर ऑप्शन नहीं है, या तो छोड़ना है या करना है। हाँ। तो बोले मेरे को प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में। मैंने कहा देख अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इससे अपने को लड़ना है, और लड़ना है तो इसको दोस्त बनाना है। देन फिर हमने वो स्ट्रैटेजी फिगर आउट करी कि हमको हर महीने, मतलब रोज हमको इसको फिजिक्स लेके 2-3 घंटे लेकर के, हाँ, रोज फिजिक्स लेके बैठना है, 2-3 दिन बैठना है, कैसे भी करके बैठना है, फिजिक्स करना ही करना है। मैं भी इन्वॉल्व हुआ, मैंने फिर चेक करना चालू करा कौन सा, जैसे मैंने आपको एनएलएम वगैरह बताया, फोर्स बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताए। फिर इसके बाद में जो थियोरेटिकल टॉपिक थे, फिजिक्स के कुछ इनिशियल टॉपिक्स जो हैं वो थियोरेटिकल है ना, वो याद है कि नहीं है, वो तो मिस नहीं हो रहे हैं, उसके अराउंड क्वेश्चन पूछना, उसमें वो सब करके फिर शी इवेंचुअली स्टार्टेड लविंग। तो हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, आपको लो पॉइंट्स पता पड़े। लाइक फॉर एग्जांपल एग्जाम से जस्ट पहले इसको ऐसा हो गया कि मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये खाने दौड़ रहा है, मेरी बहुत प्रिपरेशन है हो चुकी, मतलब ऐसा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। तो फिर हमने फिगर आउट करा कि क्या कर सकते हैं। फिर हमको लगा कि नहीं, एक काम करते हैं, क्लास जाते हैं। वहाँ पे मैं इसको रोज सुबह 9:30 बजे छोड़ता था, रात को 11 बजे भी बुलाती थी, 10 बजे भी बुलाती थी, तो मैं जाता था, लेने जाता था। तो इस जर्नी में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपको जब आप बच्चों को छोड़ रहे हैं तो ये एंश्योर करो कि बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट हो जर्नी में। तो आप पहले जाके बैठ जाओ। मैं हमेशा आधा पौना घंटा जाके पहले बैठ जाता था। ये बोलती थी पापा आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। मैंने कहा तुम पढ़ो, मैं बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे ये हो जाता था कि जैसे ये फ्री हुई मैं उसको वापस अपने घर लेके आऊँ। बट घर लेके आऊँ तो फिर पूछो आप, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, दिन कैसा रहा, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, क्या तुम किसी से कुछ और हेल्प चाहिए, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्या तुम्हें कोई बुक चाहिए है, मतलब ये सारी चीजें आपको टाइम निकाल के बात करनी पड़ेगी, है ना। तो काफी पैम्पर्ड रखा आपने इस सब मामले में, बहुत अच्छी बात है सर ये। अच्छा सर एक बात बताइएगा, लेकिन आप जब इसको इतना मॉनिटर कर रहे थे तो काफी बार स्कोर्स लो भी आ रहे होंगे, तो कभी डांटे वाटे भी हैं क्या इसको कि ऐसे कभी कम आ रहे हैं? कभी नहीं डांटा कभी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था मैं अगर डांटूंगा तो ये और डिमोटिवेट होगी। तो डांटना तो था ही नहीं इस जर्नी में। इसमें सिर्फ ये था कि उसको ये इंश्योर कराना है कि तुम कहाँ स्टैंड करती हो। मैंने हमेशा इसको एक चीज बोली है कि मार्क्स पे मत फोकस करो, कभी मार्क्स पे मत फोकस करो। तुम ये देखो कि तुम स्टैंड कहाँ करती हो। सी, दो चीज नीट में होती है, या तो मार्क्स या AIR। हमको मार्क्स नहीं चाहिए थे, हमको AIR चाहिए थी, या हमको एक सीट चाहिए थी। तो शुरू से मैंने इसको ये बोला है, बेटा तेरी गवर्नमेंट एक सीट की फाइट है, 19 लाख लोगों से फाइट नहीं है, मार्क्स डजंट मैटर। तुम स्टैंड किससे करती हो। हाँ, अगर तुम इससे पीछे हो तो डेफिनेटली अपने आप को पुश करो कि उसका मैच करो, है ना। तो वो मैच करने के लिए डेफिनेटली आप अपना लेवल बढ़ाओगे। बट हमने कभी उसको डांटा नहीं, हमेशा एनकरेज ही करा। और जैसे मैंने बोला कि हम वो टॉपिक नोट कर लेते थे कि हाँ अब ये वापस करना है,
ओके, गॉट इट। और मेरे हिसाब से सर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी बार लोज और हाईज में बच्चे अपने आप ही कुछ सोच करके कुछ रैंडमली है ना पढ़ाई बंद कर देते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चलता, और पेरेंट्स अल्टीमेटली आकर के बच्चों को ही डांट देते हैं। तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आपने ऑलरेडी बहुत इलाबोरेट बताया सर। एक मैसेज सभी पेरेंट्स के लिए, जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के लिए, कि व्हाट देयर रोल शुड बी, एन आइडियल रोल, ठीक है? तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज सर। देखिए कैसा है कि इट इज़ अ गेम ऑफ 4P। 1 इज प्लान, पेशेंस, प्रैक्टिस, ये तो बच्चे के लिए होगा, और चौथा रोल है पेरेंट। सो दिस इज बेसिकली 4P, जहाँ पे आप नीट क्रैक कर सकते हो। अब पेरेंट का रोल ये है कि आप इन्वॉल्व होइए, आप चीज़ों को अवेलेबल कराइए, आप जज नहीं कीजिए बच्चे को कि उसने ये मांगा है तो गलत है या सही है। अगर पावनी मेरे से बोलती थी कि पापा मेरे को वाइट बोर्ड चाहिए, कोविड था, लॉकडाउन था, मैंने इंश्योर करा कि 2 घंटे में उसके हाथ में वाइट बोर्ड हो। उसके लिए मेरे को होलसेलर से बात करनी पड़ी, तो भी मैंने करके लेके आया। ये बुक चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करो अरे तुम्हारे पास 200 बुक हैं और 2 बुक का क्या करोगे, नहीं, वो चाहिए, वो फिगर आउट कर लेंगे कि ज़रूरत है कि नहीं है। तो एक आपकी जर्नी में इन्वॉल्व होना, उसको बच्चे को मोटिवेट करना, और उसके बाद में आप बिसाइड्स दैट उसकी हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अभी जैसे मेरे साथ क्या था कि पावनी का ये था कि डेफिनेटली उसकी मदर इज़ अ वेरी गुड कुक, तो उसका पूरा ध्यान रखती थी खाने का, और जंक नहीं दे, ये नहीं दे, हेल्थ बराबर रहे। बट ये घूम के पढ़ती थी, मतलब दिन भर में पढ़ते पढ़ते इसको याद करने की आदत थी कि घूम घूम के। तो वी फिगर्ड आउट कि यार ये जिस स्टडी रूम में पढ़ रही है दैट्स अ वेरी स्मॉल वन। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये था कि मेरे पास एक पीछे का कमरा, जो मेरा खुद का मास्टर बेडरूम है, वो बड़ा सारा था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि इसको वहाँ से पीछे शिफ्ट कर देते हैं, वी विल गिव अवर मास्टर बेडरूम फॉर 2 years, 2.5 years, और हम आगे के रूम में शिफ्ट हो जाते, क्योंकि दैट रूम हैज़ अ बिगर स्पेस वेयर शी कैन वॉक। ठीक है, तो वो तो अब हम इसको सेक्रीफाइस नहीं लेते, ये हमारा कर्तव्य था और ये इसकी जर्नी का पार्ट था। तो आप ये मत सोचिए कि आप कुछ बच्चे के लिए अलग से कर रहे हैं, बट जस्ट बी इन द गेम, मेक श्योर योर किड इज रेडी, और किड के पास पूरी पावर हो, सारे एम्यूनेशन हो, और वो फिर फायर मारेगा ही मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑन सच ए ब्यूटीफुल नोट, मुझे नहीं लगता और इसमें मुझे कोई ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। आपको सर फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड पावनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड ऑन दिस नोट मेरे हिसाब से सभी पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर मैसेज था कि आप अवेलेबल रहें अपने बच्चे के लिए। इतना आप इंश्योर कर लोगे तो बच्चा भी कर लेगा। कोई रहता है ना कि हाँ भाई कुछ हो ना हो पेरेंट्स हमारे साथ हैं, अगर उसको इतना है अंदर, सो दैट किड कैन अचीव एनीथिंग इन हिज और हर लाइफ। ओके, सो अभी तक हमने तुम्हारी जर्नी के इस फेज को जाना, अब सारी तैयारी हो चुकी है, ऑल सेट हो, 1 महीना बचा है पेपर को, और हमारे पास रिपीटेडली इस पर सवाल भी आ रहे थे, आभार और आदित्य भी इस पर सवाल पूछ रहे थे काफ़ी बार। तो मुझे ये बताओ कि इस टाइम फ्रेम में लास्ट 1 महीने को तुमने कैसे प्लान किया, बिकॉज प्रेशर अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाता है यहाँ आते आते। सो हाउ वेर यू एबल टू मैनेज दिस लास्ट मंथ, क्या किया तुमने? लास्ट मंथ से थोड़ा सा पहले आई वुड गो, ठीक है ले आओ बिल्कुल। लास्ट मंथ के जो 1 हफ्ते पहले था। अच्छा, इतना स्पेसिफिक? हाँ, क्योंकि मेरे को याद है वो एकदम ऐसे जो डाउन पॉइंट होता है ना, वो याद हो जाता है कभी कभी। नहीं बिल्कुल, इट्स योर स्टोरी, तुम अपने हिसाब से बताओ। सो वो पॉइंट ऐसा था जब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी। ओके, सेम चीज पढ़ के हो गया था, बस सैचुरेशन हो गया था। अब ऐसा था यार जल्दी से एग्जाम दे दो, कल एग्जाम दिलवा दो, खत्म करो ये मामला। तो वो हो गया था। सो देन अब मेरे को लगने लगा था यार 1 महीने पहले मेरे साथ ऐसी चीज हो रही है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, बाकी सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, तो क्या करें। सो देन आई थॉट कि इसका प्रॉब्लम वाज कि घर पे पढ़ते पढ़ते कुछ एनवायरनमेंट इतना वो नहीं ज़्यादा मिल नहीं रहा था, सेम एनवायरनमेंट हो गया था, बोरिंग हो गया था। सो देन आई स्टार्टेड गोइंग टू माई क्लास एंड स्टडिंग उधर जाके पढ़ती थी मैं। देन फिर फर्स्ट 2 हफ्ते मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट भी दिए। अच्छा, मतलब मॉक टेस्ट शुरू से ही दे रही थी, बट वो 2 हफ्ते में भी मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए। एंड मॉक टेस्ट में मेन यही था, एनालाइज करना था कि जो सब्जेक्ट्स एंड जो टॉपिक्स गलत आ रहे थे वो देख के उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी थी। दैट वाज द मेन एजेंडा ऑफ द मॉक टेस्ट। एंड देन नेक्स्ट 2 वीक्स मॉक टेस्ट कम हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे। देन इट वाज फ्रीक्वेंट रिविजन, जैसे तुमने पहले कवर किया NCERT रिवीजन। राइट, जो चीज़ें मतलब मेरे को ऐसे वॉलेटाइल थी ना, जो समझ में आ रहा था यार ये चीज़ आने के चांसेस कम है, बट कभी आ गई तो एकदम से क्लिक नहीं हुआ, तो उस हिसाब से करने के हिसाब से, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हुए, एंटीबायोटिक्स और इन सब के,
देन अदर चैप्टर्स ऑल्सो उनके एग्जाम्पल. सो दीज वॉलेटाइल थिंग्स वो लास्ट 2 वीक्स में मैंने रिवाइज किया एंड इनऑर्गेनिक भी क्विक रिविजन किया लास्ट 2 वीक्स में. वो ये तुम्हारा लास्ट मंथ में ओवरऑल तुमने काम किया. मॉक टेस्ट की इंटेंसिटी घटा दी तुमने जैसे जैसे पेपर पास आता चला गया. ठीक है, अब पेपर पास आता जा रहा है. ठीक है, यू कैन इमेजिन द सिचुएशन नाउ. थोड़ा पास्ट में जाओ. ठीक है, अब एक दिन बचे एग्जाम को. 1 डे बिफोर एग्जाम क्या किया तुमने? पढ़ाई कर रहे थे कि ऐसा होता है ना यार ये भूल जाएंगे ये भूल जाएंगे ये भूल जाएंगे कि क्या कर रहे थे? होता ही है सर. सो मतलब 1 डे बिफोर द एग्जाम मैंने सोचा था कि मैं लंच तक पढ़ाई करूंगी, उसके बाद नहीं करूंगी. अच्छा. वो लंच तक, लेकिन वो लंच से गया 5 o'clock से गया 8 o'clock. फिर ये था यार डिनर के बाद नहीं पढ़ाई करनी. वो आई मेड श्योर कि डिनर के बाद नो पढ़ाई. तो डिनर के पहले मैंने फिर अगेन वॉलेटाइल चीज़ें, DNF ब्लॉक की कुछ चीज़ें की थी. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के स्ट्रक्चर्स किए थे. फिर फिजिक्स में थोड़े बहुत जो फॉर्मूले थे एकदम अलग ही, कोई डेरिवेशन वाले नहीं थे, वो किए थे. ओके. स्मॉल थिंग्स विच ऐसे जैसे बायोमोलिक्यूल्स की भी कुछ चीज़ें थी. सो स्मॉल थिंग्स आई डिड. ओके. वो क्विकली किया कवर एंड देन पोस्ट डिनर आई डिडंट स्टडी. आई टॉक टू माय पेरेंट्स. स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे थे बैठ के सब लोग बढ़िया. ओके. ऐसे तो वो रिलैक्स था एकदम क्योंकि आई नीडेड दैट माइंड स्पेस की आई हैव टू थिंक स्ट्रेट अप. I don't have to keep thinking about this. नहीं तो वही चलता रहता, ये नहीं आता वो नहीं आता ये नहीं आता. इससे अच्छा आई थॉट कि आई नीड टू बिलीव इन माई सेल्फ कि जो मैंने किया है अच्छे से किया है और ये होप करके जाओ कि जो किया है उसी में से आएगा. बस फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, ये लास्ट मंथ और लास्ट 1 डे में रिवीजन की अगर बात करता हूँ तो कोई शॉर्ट नोट्स भी थे तुम्हारे पास कि अच्छा कैसे, उसको बारे में थोड़ा इलाबोरेट करना. सो आई हैड फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स एंड आई हैड बायो के भी थोड़े बहुत थे बट मेन फिजिक्स के थे. तो अब मेरे दोस्त के पास 11th के शॉर्ट नोट्स थे और मेरे पास 12th के शॉर्ट नोट्स थे. तो हमने क्या किया था, फिर मैंने एक सेपरेट फ्लैट लिया था. अच्छा. लास्ट के 2 weeks ऑफ द प्रिपरेशन आई हैड टेकन अ सेपरेट फ्लैट क्योंकि कोविड को ध्यान में रख के आई हैड टू बी आइसोलेटेड. सो फैमिली से दूर थोड़ा एंड वो घर में ही मैं रहती थी. फिर वो फ्लैट पे मैंने और मेरे दोस्त ने हमने बैठ के फिजिक्स 2 दिन में रिवाइज किया था. पूरा फिजिक्स. एक दिन 11th के शॉर्ट नोट्स, दूसरे दिन 12th के शॉर्ट नोट्स. क्योंकि उसमें मेन पॉइंट्स थे, फॉर्मूले थे, चैप्टर डन. ओके. सो वैसा आई हैड डन. अच्छा ठीक है, दैट इज एक्चुअली अमेजिंग. अब आते हैं हम लोग एग्जाम डे के ऊपर. ठीक है, एग्जाम डे में एग्जाम हॉल पर पहुंच चुके हो. मेरे को एक चीज़ बताओ यार, क्या कोई पेपर अटेम्प्टिंग की स्पेशल सीक्रेट स्ट्रैटेजी तुमने बना रखी थी पहले से कि पहले क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की पेपर, नीट का इस साल का पेपर देखा तब तुमने डिसीजन लिया, क्या रहा इसको लेकर के अप्रोच टू द पेपर? पेपर देख के डिसीजन लेना आई थिंक इज थोड़ा रिस्की. बहुत रिस्की वैसे तो. बहुत रिस्की. बहुत रिस्की. सो आई फील कि पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लो. 2 साल पड़े तुम्हारे पास, पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लो कि कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए वर्क करती है. एंड कोई बात नहीं, उस चक्कर में मार्क्स बीच में मॉक टेस्ट में कम जाएंगे बट एटलीस्ट यू विल गेट योर स्ट्रैटेजी, योर वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर. सो मेरा ऐसा था कि बायो पहले, फिर केम, फिर फिजिक्स. प्रीटी मच जनरल, ऐसे कुछ. इट्स वेरी जनरल. वो नहीं था. नो स्पेशल ट्रिक. जस्ट कि बबलिंग जो है वो मैं सेक्शन वाइज करती थी. बायो पहले, अच्छा सेक्शन है, ओके. सो बायो के क्वेश्चंस करके फिर बबलिंग, केम के क्वेश्चंस फिर बबलिंग. अच्छा. नहीं तो कुछ लोग करते हैं ना कि पूरा पेपर कर लिया फिर बबलिंग की या क्वेश्चन वाइज बबलिंग की, तो वैसा नहीं था. अच्छा. तो आई हैड दैट थिंग यार सब्जेक्ट को सेपरेट कर लेती हूँ मैं. बायो करके बायो सेपरेट, केमिस्ट्री करके केमिस्ट्री सेपरेट. तो एक बार उसकी बबलिंग हो गई तो वो दिमाग से हट गया ना कि ये सब्जेक्ट हो गया मेरा, मेरे को ये सब्जेक्ट के बारे में सोचना है. तो उसके अलोंग अलाइन हो गए थॉट्स में. ठीक है, तो तुम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच कर रहे थे. और जितना मेरा मानना है और जितनी भी लोगों से आप बात करो, एक ही चीज़ सीखने को मिलेगी कि सबकी अपनी एक यूनिक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है और इसमें अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करना चाहिए बिकॉज यू आर वेरी डिफरेंट, यू आर वेरी यूनिक. एंड आपकी जो स्टोरी होगी ना, कल को आप यहाँ करके बता रहे होगे तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ यार. यहाँ पर इसने भी बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके ही अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले जो आ रहा है वो कर लेते हैं सब में, और फिर सेकंड गो में बाकी के क्वेश्चन करते हैं. सो देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व अ पेपर. ठीक है, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, नंबर लाने हैं अच्छे. बिल्कुल ठीक है. सो मेरे हिसाब से हमने लगभग हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पॉइंट को कवर किया. ठीक है, अब हम एक बहुत ही इंटेंस राउंड पर चलते, मतलब अभी तक तो नॉर्मल प्रिपरेशन जर्नी के सवाल थे. अब हम चलते हैं दी CTWT रैपिड फायर के ऊपर. ठीक है, तो रैपिड फायर तो बहुत ही नॉर्मल सा बात, जानते ही हो तुम, लेकिन ये बहुत इंटेंस क्वेश्चंस वाला होगा जिसमें मैं तुमसे आराम से क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन तुम्हें जवाब बहुत जल्दी देने हैं. ठीक है, सो ऑल सेट.
Yes, okay. So let's now move ahead to our the CTWT rapid fire. Okay, so सवाल आ चुके हैं मेरे पास, all set? Yes. ठीक है, रुकना नहीं, तुरंत जवाब देना है, ठीक है? तो पहला सवाल, what is your favorite dessert? My गुलाब जामुन. गुलाब जामुन, ठीक है. With ice cream, without ice cream? दोनों चलता है. दोनों चलता है, ठीक है. What dish do you cook best? पास्ता. पास्ता, तुम तो एस्पायरिंग शेफ भी थे, है ना? ये भी तुमने बताया, बिल्कुल ठीक है. Who is your favorite Disney character? नहीं देखते हो? Favorite movie character? Movie character as in? मतलब कोई स्पेसिफिक या कोई मार्वल देखते रहे हो या ऐसा कुछ भी? नहीं. ऐसा कुछ नहीं, मार्वल नहीं, मार्वल नहीं, मूवीज देखती हूँ बट मार्वल एंड ऑल नहीं. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम स्किप कर देते हैं. What never fails to make you laugh? आकाश गुप्ता का एक सरोजनी नगर पे एक वीडियो है. हाँ, वो बहुत ही स्टैंड-अप है, वो ठीक है, तो वो तो रिपीट में देखो तब भी हंसी आती है, ठीक है. एंड वुड यू रादर फ्लाई और हैव सुपर स्ट्रेंथ? आई वांट अ रीजन. ठीक है, उड़ सकते हो कि बहुत सारी स्ट्रेंथ आ जाए? I'd rather fly. क्यों? ऊपर से एक व्यू चाहिए, बर्ड्स आई व्यू. ओके, बर्ड्स आई व्यू. सो दैट वाज अमेजिंग. आज हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी चर्चा करी और क्योंकि तुमने इतनी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है? सो हैव इट यार, काफ़ी सारी चॉकलेट्स हैं इसमें, है ना? सो बस बिल्कुल हैव फन एकदम से, है ना? ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द अल्टीमेट CTWT रैपिड फायर. बिफोर वी एंड, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक बार तुम सभी एस्पिरेंट्स के लिए इन जनरल एक मैसेज दो जो अगली साल या उसके बाद या कभी भी नीट अटेम्प्ट करने वाले होंगे इन जनरल प्रिपरेशंस को लेकर के. अ मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स. ओके, सो आई वुड से कि हैव फेथ इन योरसेल्फ. एक कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो दैट कैन दैट विल ऑलवेज कीप यू वर्किंग. दैट वोंट लेट यू डाउन ऐसे कि नहीं होगा या कुछ. तो कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी, आई वुड से. अनदर थिंग इज़ कि 10 लोगों से पूछते मत रहो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि 10 लोग तुम्हें 10 अलग चीज़ बताएंगे एंड देन यू विल बी एब्सोल्युटली कन्फ्यूज्ड. इससे अच्छा कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राई टू इनकलकेट गुड पॉइंट्स फ्रॉम वट एवर पीपल टेल यू. बट येस, डेफिनेटली तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एंड ऑफ द डे इफ आई कम एंड आस्क यू, यू शुड हैव अ यूनिक स्ट्रैटेजी ऑफ योर्स. गुड पॉइंट्स येस इंक्लूड उसमें, बट ऐसे नहीं कि अगर किसी सपोज टॉपर का वीडियो देख लिया मैंने तो ये जो कर रहा है मैं यही करूँगी या यही करूँगा, पूरा फॉलो नहीं करना है. किसी के जैसे ना कि नोट्स जो है वो किसी और के नोट्स तुम्हें नहीं समझ में आएंगे. खुद के पॉइंट्स जो है, जो खुद के नोट्स हैं, खुद से लिखा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा. सो इसलिए हैव योर ओन वे ऑफ प्रिपेयरिंग, हैव योर ओन यूनिक स्ट्रैटेजी, आई वुड से. डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो समवन. एक रोल मॉडल रखना एक चीज़ होती है और एक वो रोल मॉडल को पूरा मतलब उन्हीं के पाथ पे चलना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है. सो डेफिनेटली जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड. डू नॉट गिव अप. बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि तुम्हें लगेगा यार अब तो नहीं हो रहा है, बट कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग एंड गेटिंग बैक टू वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक वो जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल देते हैं ना, चींटी वाला या मकड़ी वाला, कि ऊपर जाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिर भी ऊपर जाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील वो बहुत ऐसे रिलेटेबल लगता है मेरे को. सो डेफिनेटली आई थिंक दीज आर सम बेसिक थिंग्स, फिलोसफिकल थिंग्स हैं, बट ये सब चीज़ें ना कभी कभी याद नहीं आती क्योंकि ये 2 साल की प्रिपरेशन है. पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत बार पेशेंस टेस्ट होएगा इस चीज़ में. सो आई फील ये सब इफ़ यू कीप इन माइंड एंड यू आर नॉट द ओनली वन गोइंग थ्रू दिस. एंड नीट इज़ नॉट दी ओनली डिफ़िकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड. UPSC है, तुम कितनी सारी एग्जाम्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्स हैं. सो ऐसे नहीं कि यू आर दी ओनली वन सफरिंग. जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस एंड आई एम श्योर यू विल डू रियली वेल. ओके, और तुम्हें काफ़ी इलाबोरेटली मेरे हिसाब से पॉइंट्स को रख दिए, ठीक है? एंड ऑन सच अ ब्यूटीफुल नोट हम इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप से पहले एक और छोटी सी यहाँ पर परंपरा है कि तुम अपने यहाँ पर और भी किसी की स्टोरी जो हम यहाँ पर CTWT पे सबको शेयर कर पाएँ, अपने एक फ्रेंड को यहाँ टैग करना चाहोगे जिसने इस साल नीट में बहुत अच्छा करा हो और हम उसे यहाँ पर बुला करके उसकी स्टोरी सब तक पहुँचा पाएँ? कोई भी तुम्हारा फ्रेंड. सो आई हैव वैसे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे तो मेरे, बट जैसे श्रीनिवास भड़ाने करके हैं. एक बार उसके बारे में बता दो यहाँ पर. तो श्रीनिवास भड़ाने ही, आई टोल्ड यू वी यूज्ड टू डू क्विजेज. तो वो और मैं, हम दोनों मिलके क्विजेज करते थे. एंड उसकी एक अलग स्टोरी है क्योंकि उसने फाउंडेशन से स्टार्ट किया था, मैंने बिना फाउंडेशन के स्टार्ट किया था.
सो ही विल बी एबल टू टेल यू कि फाउंडेशन का कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या है. सो दैट आई फील इज उसका एक समथिंग यूनिक उसके जर्नी में. श्योरली हम ट्राई करेंगे कि बहुत जल्द उसे भी यहाँ पर लेकर के आए और उसकी स्टोरी को सब तक पहुँचा और हम भी जाने बिल्कुल. ठीक है. सो ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट हम इस इंटरव्यू को यहीं पर वाइंड अप करते हैं. मेरे हिसाब से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा और बहुत ही जेन्युइन तरीके से इसने चीज़ों को रखा कि आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों से, क्योंकि जब हम अप्स फेस करते हैं, डाउन्स फेस करते हैं, तो यही सिमिलर फेस से हम सब गुजर रहे होते हैं. तो आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखो. और जैसा कि इसने कहा कि दिस इज़ नॉट दी ओनली वे, you develop your own way, take all the good points from her. ठीक है. that is the ultimate way to crack this particular exam. आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी पूछना हो, do drop in the comment section. वीडियो को सब तक पहुंचा दें, लाइक कर दें और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही शानदार इंटरव्यूज के लिए. लेट्स क्रैक इट.